आई होप मेरा ऑडियो वीडियो आप दोनों आप सभी को क्लियर होगा। एक बार ज़रा कंफर्म बताइए, चीज़ें दिख रही हैं और क्लियरली आवाज़ सुनाई दे रही हैं। यस सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम काफ़ी कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ इस हिसाब से आएंगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या देख लिया था। दिल्ली सल्तनत का टाइम स्टार्ट हुआ था, और उसमें जो हमने आखिरी जो वंश देखा था वो हमारा जो खिलजी डायनेस्टी हुआ करता था। उसके साथ ही साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो भी बाकी के जितने डायनेस्टी बचे हैं, तुगलक हो गए या फिर आप मान करके चलिए सैयद हो गए, लोधी हो गए, इन सबको ख़त्म ख़त्म कराते कराते के साथ ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे पता है हाथ ठंडे हो रहे होंगे, लेकिन लिखने की पूरी कोशिश करिएगा। तो तुगलक डायनेस्टी की जब शुरुआत होती है, पहले तो ये बताइए, पिछली क्लास को लेकर के या फिर किसी भी टॉपिक में किसी को भी कोई सा भी डाउट है क्या? नो सर। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में मैं बातें करता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें देखिए दोस्तों, चीज़ें शुरुआत हुई थी 1321 से लेकर के आप ये आइडिया लगा सकते हैं 1410 तक की बातें हुई थी। डेट्स, टाइम कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बताई थी। और वो एंड में जो चीज़ें बताई थी किस हिसाब से चलती आ रही थी। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। तो पहले जो राजा उभर करके आते हैं, आप लोगों को पता होगा, उनका नाम गियासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। जीटी आप कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो जो जीटी का जो संपर्क जाता है वो जीटी रोड से जाता है, और वो शेर शाह सूरी के बारे में बातें कराता है। लेकिन आप इसको ऐसे ही जियासुद्दीन तुगलक ही याद रखिएगा। तुगलक डायनेस्टी के बारे में सवाल आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में से कौन सा ऐसा किंगडम हुआ करता था जिसके पास में सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल किंगडम हुआ करता था? तो टेरिटोरियल किंगडम सबसे ज़्यादा या फिर सबसे मैक्सिमम हमारे पास तुगलक वंश के पास ही हुआ करता था। याद रखते जाइएगा दोस्तों, और ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। इसका अगर रीज़न पूछता है कि क्यों ऐसा हो सकता होगा, क्योंकि देखिए, हमें आज कभी भी कोई सवाल आता है तो हमें आज का टाइम लिखने से पहले हम अपने एक बार कल को झांकिए, तब चीज़ें आप किस हिसाब से लिख पाएंगे वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो तुगलक डायनेस्टी के पहले हमारे पास खिलजी डायनेस्टी हुआ करती थी। खिलजी डायनेस्टी का एक हमारा रूल हुआ करता था कि अपने जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना है। कुछ एरिया उन्होंने बहुत हद तक एरिया को एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन किसी रीज़न से उनका जो एम्पायर था वो ख़त्म हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। तो अब जो रीज़न उभर करके आएगा या फिर अब जो किंगडम उभर करके आएंगे, वो डेफिनेटली अगर पावरफुल होंगे तो चीज़ों को और आगे ही लेकर के ही जाएंगे। तो इसी का फ़ायदा हमारे तुगलक ने उठाया था। और दिल्ली सर, सल्तनत। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया था सर। आप हाँ, कौन से रूलर करवा रहे हैं? ये अभी मैंने तुगलक डायनेस्टी अभी जस्ट स्टार्ट ही करवाया था, अभी 2 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट हुई थी। तो मैं आप बता रहा हूँ फिर से एक बार और याद रखिएगा। 1321 से लेकर के 1410 तक की चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली गई थी। इसी के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के ही दौरान में मैक्सिमम किंगडम जो टेरिटोरियल किंगडम उभर करके आया था वो हमारा तुगलक डायनेस्टी के पास हुआ करता था। सवाल कभी भी अगर आएगा मेंस के हिसाब से या फिर अपने दिमाग से भी सोचिए कि क्यों तुगलक ही डायनेस्टी के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेरिटोरियल आर्मी हुआ करता था, जबकि हम पढ़ते थे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल खिलजीज हुआ करते थे। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपको आज के बारे में लिखना होगा तो आप एक दिन पहले अपने बारे में सोचिए कि आप क्या करते थे, क्या आपका प्लानिंग हुआ करता था, जो कि आज डिपेंड जिस पे कर रहा है। तो तुगलक डायनेस्टी से पहले हमारे पास खिलजी डायनेस्टी आई करती थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इनका एक रूल हुआ करता था कि अपने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अब किसी रीज़न से इनका डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई। अब हमारे पास तुगलक डायनेस्टी उभर करके आती है और काफ़ी पावरफुल किंगडम के तौर पे ये उभर करके आती है। तो चीज़ें 80% इनको बनी बनाई मिली, बस इनको 10% और मेहनत करना था। तो 90% इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि एरिया या फिर टेरिटोरियल किंगडम है वो इनके अंडर में आ गया था। तो मैक्सिमम देखा गया था, अगर सवाल आता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच किंगडम हैज़ द मोस्ट या फिर द मैक्सिमम टेरिटोरियल किंगडम इन दिल्ली सल्तनत, तो जो आंसर होगा दोस्तों वो तुगलक डायनेस्टी ही होगा। अभी तक मैंने इतना ही करवाया था। तो पहला राजा हमारे पास उभर करके आता है, उसका नाम होता है गियासुद्दीन, स्पेलिंग GIYASUDDIN TUGHLAQ।
क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीज़ें किताबों में आपको मिल जाएंगी, इसलिए नाम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिख करके आगे बढ़ाता हूँ। तो गयासुद्दीन तुगलक हमारे पास उभर करके आए थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम की बातें करें तो 1321 से लेकर के 1410 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो दिल्ली सल्तनत का हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, तो 1320 से लेकर के 1325 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो इनका हुआ करता था। इसी के बाद ही आप लोगों को सुना होगा इससे पहले कि एक इंसान आए थे जिन्होंने खर्च टैक्स पे काम किया था। क्लियर है, और उस पर ये बढ़ा दिया था कि खर्च जो टैक्स होगा वो 50% की बढ़ोतरी पे लोग देंगे। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया दोस्तों, खर्च टैक्स को आते आते इन्होंने 33% पर डिक्रीज़ कर दिया। ये सारी चीज़ें करी। उसके साथ ही इन्होंने इरिगेशन पर काम बहुत ज़्यादा किया कि इरिगेशन मान करके चलिए क्या होता है, कैसे होता है, और पानी जो फार्म वगैरह है इनमें चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पर अगर ये कोई काम कर रहा है तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको एक आइडिया है कि अगर मान करके चलिए ये अगर इरिगेशन पर काम करते हैं तो इनको आइडिया है कि क्या इम्पोर्टेंस है आपका मान करके चलिए फार्म को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो खर्च टैक्स होता है दोस्तों वो हमारा एक टैक्स के तौर पे हम मानते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पर हम जो टैक्स वसूला करते हैं, एक तरह से वो मान सकते हैं कि उस टैक्स को हम खर्च टैक्स कहते हैं। क्लियर है, तो इसी में जो चीज़ें उभर करके आई थी, इरिगेशन पर उन्होंने काम किया क्योंकि उनको जो इम्पोर्टेंस है वो पता था कि किस हिसाब से चीज़ें एग्रीकल्चर पर अगर बढ़ावा देंगे तो हमारी जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो काफ़ी अच्छी उभर करके आएंगी। उसी के साथ ही तुगलकाबाद जो फोर्ट है हमारा दिल्ली में, उसका निर्माण करवाया था। क्लियर है दोस्तों, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या आया था कि यहाँ पर जो चीज़ें उभर करके आई थी, एक चिश्ती सेंट हुआ करते थे जिनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करता था। ये काफ़ी फेमस है और कभी आप लोगों ने इस्लाम या फिर कभी कुरान वगैरह में ज़िक्र इनका ज़रूर सुना होगा, या फिर जो हमारे सूफ़ी गाने हुआ करते हैं उनमें निज़ामुद्दीन औलिया का जो ज़िक्र है वो होगा ही। स्पेलिंग की बातें करूँ तो NIZAMUDDINAULIYA, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में काफ़ी फेमस है और इवन क्वेश्चन सूफ़ी पर बातें होती हैं तो इनका भी जिक्र ज़रूर किया ही जाता है। तो इसमें हुआ था क्या कि इनको जो तुगलक का जो लाइफस्टाइल है या फिर तुगलक का जो किंगडम है वो पर्सनली इनको पसंद नहीं आता था, मतलब ये उसके फेवर में नहीं हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ इनकी गियासुद्दीन तुगलक के उस पे डेथ पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो कोई लड़ाई में नहीं हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी एक एक्सीडेंट में हुई थी दोस्तों। वो एक्सीडेंट का जिक्र उतना खास पूछता नहीं है, लेकिन आप ये मान करके चलिएगा इनका जो डेथ हुआ था वो एक एक्सीडेंट की वजह से चीज़ें हमारे सामने आई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दूसरे शासक की ओर। तो ये हमारे पहलू के चौथे किंग हैं। चौथे किंग कहने का मतलब वो जो 5 हमारे कास्टिंग क्रू थे उसमें ये चौथे नंबर पर आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनका जो नाम हुआ करता है वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता है। अब आप लोगों को नाम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी होगा। इनके टाइम फ्रेम की बातें करें दोस्तों तो 1325 से लेकर के 51 तक का टाइम इनका हुआ करता था। इनके बर्थ नेम पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द बर्थ नेम, मतलब उनके जो जन्म से जो नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था। जैसे सिद्धार्थ हुआ करता था हमारे गौतम बुद्धा का, उसी हिसाब से इनका भी एक बर्थ नेम हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था जॉना, JAUNA। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इतिहास में नाम दिया गया है वाइजेस्ट फूल, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये कुछ भी कर सकता था, मतलब दिमागी हालत लोग कोई कोई मानते हैं कि पागल राजा हुआ करता था, कुछ भी फैसले लिया करता था। तो ये उभर करके आती हैं, लेकिन कभी कभी इनको माना भी जाता है कि कुछ कुछ फैसले जो इनके थे वो काफ़ी अच्छे भी हुआ करते थे। तो इतिहास में अगर वाइजेस्ट फूल का अगर नाम अगर दिया गया है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया है। तीसरी चीज़ इन पर बातें करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुआ करते थे। अब सेकुलर कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जहाँ पर भी जिस भी किंगडम में सेकुलर की बातें होंगी तो समझिएगा कि वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ का जो कल्चर है वो अच्छा है बाकी के हिसाब से।
इसी के साथ ही इनके टाइम में इब्न बतूता हुआ करते थे। इब्न बतूता के बारे में अगर बातें करी जाए, जिन्होंने काजी को बनाया था, IBN-E-BATUTA, इन्होंने काजी का निर्माण करवाया था, QAZI। अब ये क्या होता है, इसमें देखिएगा दोस्तों, एक किताब उभर करके आती है इनके ही टाइम में, कंफ्यूज मत होइएगा, वो इनके ही टाइम में एक किताब उभर करके आती है जिनका नाम रिहाला होता है, RIHLA। इसमें क्या हुआ था कि ये किताब जो है दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि तुगलक का जो भी रीजन हुआ करता था उसके बारे में इस किताब में दे रखी है। लेकिन इस किताब में एक चीज़ साफ साफ क्लियर है दोस्तों कि वहाँ की सोसाइटी के बारे में बातें नहीं दे रखी हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि ज़रूर दे रखा होगा, क्योंकि अगर रीज़न के बारे में बातें कर रहा है, किसी के रीन की बातें कर रहा है, कि तो वहाँ के जो कॉमन पीपल होंगे, मैंगो पीपल होंगे, उन्हें वो कैसे भूल सकते हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं कि लिखा ज़रूर होगा लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया होगा। तो मे भी जो भी रीज़न होगा दोस्तों, तो एक किताब हमारे पास रिहाला के नाम से उभर करके आ गई थी, इनको याद रखिएगा। इसी के साथ ही साथ तुगलक को क्यों बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से पागल राजा के तौर पे हमारे सामने उभर करके आया था। इसमें 5 कंट्रोवर्सी चलती है आज भी हमारे इंडिया में कि ये जो डिसीज़न हुआ करता था वो सही हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। इस पर हम बातें करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो पहला काम किया, जो टैक्स हमारा उभर करके आता था, यानी टैक्सेशन कह सकते हैं कि जो हमारे दोआब रीजन में आते थे, और किनके दोआब, गंगा का और यमुना का, जो टैक्स सीजन आता था और टैक्स उसके ऊपर से ये मान करके चलिए जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर भी जो भी बातें की जाती थी, उनको क्या किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मतलब जो टैक्स दे रहा है, जो दोआब रीजन से टैक्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन में जो भी सारी चीज़ें लग रही हैं, इनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। और उसी के साथ ही साथ क्या किया कि इसी में जो हमने शौंधर का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि एग्रीकल्चरल लोन के तौर पे चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी, तो इन्होंने क्या किया, जो लोन हुआ करते थे उनको बहुत ही कम दामों में लोगों को देने की शुरुआत कर दी। इससे हुआ क्या कि लोग क्या करते थे कि इस लोन का मिसयूज़ करने लग गए। अब जहाँ पर सपोज़ करिए लोन की ज़रूरत है 10 रुपये, वहाँ उसको मिल रहा है 20 रुपये, और चुकाने का कोई टाइम नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, तो लोग तो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे ही। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि डिक्लाइन होने की जो शुरुआत है, क्योंकि इकोनॉमिक जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, वो ख़राबी होगी इन फ्यूचर में। दूसरी इन्होंने एक समझदारी कहिए, मूर्खता कहिए, मुझे नहीं पता, आप लोग सोचते रहिएगा। इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली से शिफ्ट कर दिया था दौलताबाद। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें क्या देखा जाता था, यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में इतने शासक आए, उन्होंने दिल्ली को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, चाहे PRC की बातें करें, पृथ्वीराज चौहान की बातें करें, चाहे आप कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में बातें करें, या फिर जितने भी शासक हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली के इम्पोर्टेंस को समझा और ये देखा कि दिल्ली की राजगद्दी से हम पूरे इंडिया भर में रूल कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना जो कैपिटल है उसको बदल करके दौलताबाद कर दिया। अब दौलताबाद लोग तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो लोग हुआ करते थे, एक बार दौलताबाद जाने के बाद में फिर उसी टाइम, थोड़े टाइम बाद उन्होंने जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर दौलताबाद में वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। मतलब पानी की जो कमी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास उभर करके आई थी। तो कैपिटल शिफ्टिंग भैया कोई आसान बात नहीं होती, आपको पूरा इकोनॉमिक चेंज करना पड़ता है, पूरा रिसोर्सेज चेंज करना पड़ता है। और फिर इसका जब गलत यूज़ हुआ, ये तो एज अ ट्राई था कि चलो ठीक है, मन किया तो रह लेंगे, वरना हम फिर दिल्ली आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके कितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कितना जो सिटी होगा, कह सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह चीज़ें उभर करके आई होंगी, फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, इन सब को तोड़ के फिर से इन्होंने बनवाया होगा दौलताबाद में, और फिर से उनको तोड़ करके इन्होंने दिल्ली में बनवाया। तो ये बेवकूफ़ी ही कहिएगा। अब तीसरे पर बढ़ते हैं दोस्तों। दो हमने समझा, तीसरा हमारे पास हुआ क्या, इन्होंने क्या किया दोस्तों, करेंसी पर भी काम किया दोस्तों। करेंसी कहने का मतलब जो सिक्के होते हैं उन पर
इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी दोस्तों। जो हमारा सिल्वर कॉइन हुआ करता है, एक सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू 1 कॉपर कॉइन, यानी कि एक टंका इज इक्वल टू 1 जितल। ये नाम याद होगा। जब कोई भी इंसान सिल्वर, इन्होंने क्या किया कि जैसे सिल्वर का कॉइन और कॉपर के कॉइन को बराबर कर दिया। अब ये बेवकूफ़ी कहिएगा, कॉपर तो आज जहाँ तहाँ आपको मिल जाएंगी चीज़ें फ्री में भी पड़ी हुई, लेकिन सिल्वर आज के डेट में फ्री में थोड़ी ना मिलेंगी आपको, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। इनको बराबर करने का मतलब क्या है दोस्तों, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके घटता बिल्कुल जाएगा। अब मान करके चलिए, मुझे पता है मैं कोई बाहरी इंसान हूँ, मैं कोई आया हूँ अपने हमारे भारत देश में घूमने के लिए, मुझे पता है कि इस राजा के शासक में मैं जाऊँगा, मेरे एरिया में कॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो मैं कॉपर का एक बल्क लेकर के जाऊंगा और उनको कहूँगा कि आप कॉपर मुझे, सिल्वर मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉपर देता हूँ, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो चीज़ें यहाँ पर उभर करके ये आती हैं, इन्होंने फिर देने की शुरुआत कर दी, लोग मांगने लग गए, तो सिल्वर का जो कमी है वो दिखने लग गया यहाँ पर। क्योंकि खुद सोचिए ना, पैसा का, जब पैसे का जो इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, इन्होंने कॉपर की तुलना में एक सिल्वर को रख दिया, तो कितनी सारी चीज़ें हमारे पास खराब होंगी। इसी के साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, चौथी गलती इनकी क्या देखी जाती है, इन्होंने एक हमारा जगह होता है खोरोसरन, KHORASAN, जिनको खरोसन भी कहते हैं, खोरोसन भी बोलते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। ये एक सेंट्रल एशिया का एक जगह है, सेंट्रल एशिया का एक जगह है, इराक के आसपास का इलाका है। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी इसकी जितनी भी खर्चे वगैरह होते थे इस शासन के, उसको कौन देखते थे, हमारे तुगलक भैया देखते थे। इनको शायद मन करता होगा कि चलो ठीक है, हम दुनिया भर में नाम कमाएंगे, जिस वजह से इनका जो खर्चा है वो हम उठाएंगे। और इसका जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, याद रखिएगा दोस्तों, इतना सस्ता नहीं हुआ करता था। तो ये 4 गलती। 5वीं गलती पर आते हैं दोस्तों, हमारे सामने क्या हुआ था कि एक और एक्सपेंडिचर था हमारे सामने, मतलब ये एक जगह है कुराचिल का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुराचिल, KURACHIL, कुराचिल का जितना भी एक्सपेंडिचर है दोस्तों, इन्होंने अपने अंडर में रख लिया। इसके एक्सपेंडिचर में क्या देखा जाता था दोस्तों, पूरा का पूरा हिमालय क्रॉस करके हमें उस जगह पे पहुंचना पड़ता था। अब आप सोच सकते हैं, आज के भी डेट में अगर आप किसी पहाड़ी वहाड़ी में घूमने के लिए जाते हैं, तो जो सामान आपको नीचे 10 में मिलता है, ऊपर जा कर के वो 60-70 में मिलता है। आज के भी टाइम में चीज़ें अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई हैं कि हमारे माउंटेन इलाके में जो भी सारी चीज़ें हैं वो इतने कम प्राइस में मिले। तो उस टाइम तो सोच ही सकते हैं दोस्तों हमारे सामने किस तरह से चीज़ें उभर करके आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कह सकते हैं। अगर तुगलक पर कभी भी अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये फंसेगा नहीं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ यहाँ आज बैठे बैठे। अब इसके बाद हम आगे का इनका काम देखते हैं। तो ये 5 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं ये पूरी आशा करता हूँ। इन्होंने वो, जब मैं दीवान का कॉन्सेप्ट बता रहा था, दीवान की सारी चीज़ें बताई थी, तो एक बार फिर से पेज पलट करके देखिएगा। इसमें मैंने बताया था कि दीवान एक कोही पर बातें की थी मैंने। अब कोही पर बातें हो रही हैं दोस्तों, तो ये जो पोस्ट हुआ करता था वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हुआ करता था, इस पर इन्होंने बनाया था। एग्रीकल्चर पर काम किया, रिलीजन पर काम किए, सारी चीज़ें अच्छी करी, लेकिन इकोनॉमी को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। तो जहाँ पर इकोनॉमी ख़त्म, याद करिए मेरी बहुत ही स्टार्टिंग की क्लासेस जब मैं एंशिएंट करवा रहा था और हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस दे रहा था, कि इन सब में से दोस्तों एक भी अगर जो कह सकते हैं पार्ट है, वो अगर गिर गया या फिर इन लोगों का साथ नहीं दिया, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। सेम एज लाइक IVC, सारी चीज़ें ठीक थी, इकोनॉमी भी अच्छा, एग्रीकल्चर भी अच्छा, हिस्ट्री, सोसाइटी, सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन ज्योग्राफी को ही मज़ा नहीं आया कि चलो ठीक है अब IVC को अब ख़त्म करते हैं। तो अकेले ज्योग्राफी ने पूरी चीज़ों को ख़त्म कर दी दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हुई थी। यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन इकनॉमी ही अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे गिरती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में डिक्लाइन होने का जो एक शुरुआत है वो हो चुका था। इसी के साथ ही साथ
हमारे सामने उभर करके आती हैं, जो टैक्स के तौर पे एक घड़ी के नाम से GHARI, घड़ी घड़ी नहीं है, ये घड़ी है, घड़ी नाम से एक टर्म आएगा दोस्तों इनके दौरान में। तो ये हाउस टैक्स हुआ करते थे, या लिखते जाइएगा इन सारी चीज़ों को। चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आती हैं। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो तकावी होता है TAKKAVI, या फिर शौंदार होता है SAUNDHAR, ये हमारा जो फार्मर्स को लोन दिया करते हैं, लोन टू फार्मर्स, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा कैश क्रॉप हुआ करता है, आप लोगों ने जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो खैर नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है किसी का नहीं होता है, तो आप लोगों में से भी किसी का नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने ये टर्म ज़रूर सुना होगा, कैश क्रॉप क्या होता है। तो इसने क्या किया था, इनको इनकरेज किया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था कि अगर क्रॉप को हम लोग यूज़ करेंगे किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाने में, तो क्या ये लिख सकते हैं कि ही इनकरेज कैश क्रॉप्स के तौर पे हम चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद ही ये आइडिया लगा सकते हैं, इन्होंने जो तुगलकाबाद है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें लेकर के किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा, तुरंत माइक ऑन करके पूछते जाइएगा, नहीं होगा तो मैं आराम आराम से अपनी जो गाड़ी है वो चलाता रहूँगा। अगला जो हमारे पास रूलर उभर करके आया था दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातें की जा रही हैं, तो मैं टाइम और डेट को हमेशा दिमाग में रखता हूँ, तो मैं उसको भूलता नहीं कभी, तो वो ज़रूर मैं लिखूँगा ही लिखूँगा। खैर अभी इतनी जल्दी आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन एक बार जब याद होंगी ना दोस्तों चीज़ें, फिर आप दिमाग से निकालना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातें होती हैं, तो 1351 से लेकर के 88 का टाइम फ्रेम हुआ करता है। इसमें इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, तारीख TARIKHI-FIROZSHAHI, तारीख ए फिरोज शाही के नाम से ये जाने जाते हैं दोस्तों। इस टाइम में आते आते मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद में या फिर एक टाइम से ये मान सकते हैं कि जो इस डायनेस्टी का डिक्लाइन पीरियड था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब ये तो भाई क्या बताऊँ, स्वाभाविक है। इससे पहले जो इतने अच्छे राजा हुआ करते थे, उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किए थे हमारे इकनॉमी में, तो चीज़ें तो अच्छी तो होंगी नहीं, चीज़ें तो खराब ही होने लग जाएंगी। तो ये जब आए थे दोस्तों, तो एक तरह से मानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन फेज शुरू हो चुका था। और इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि एकता सिस्टम जो हमारे सामने उभर करके आया था, इसको इन्होंने हेरिडिटरी बना दिया था। अब एकता सिस्टम के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले एक राजा उभर करके आए थे जिन्होंने इसको हेरिडिटरी नहीं बनाया था, इसको मैंने पॉइंट में लिखवाया था क्योंकि वो उसका अच्छा काम हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को हेरिडिटरी बना दी। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद में, मतलब उनके राज्य ख़त्म होने के बाद में, जो हमारा डेक्कन का जो इलाका है ना दोस्तों, उनके हाथ से निकलता जा रहा था और उनके जाने के बाद वो एक तरह से निकल ही गया था। तो इसको रिकैप्चर करने का जो काम हुआ करता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी फिरोज भाई की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो रिकैप्चर का जो अटेम्प्ट हुआ करता था दोस्तों, वो उन्होंने नहीं किया था। तो ये गलती भी है, थोड़ा सा हाथ पैर मारते तो शायद हो सके डेक्कन में भी इनका नाम होता। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, हेरिडेटरी में पता नहीं ये इतना ज़्यादा खुश हुआ करते थे, इन्होंने आर्मी में भी हेरिडेटरी लाने की कोशिश कर दी। अब आर्मी में हेरिडेटरी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि एक ऑफिसर आज डेट में है, आज की डेट में कर्नल है, तो कल होके अगर इसका बेटा आएगा तो वो भी सीधा कर्नल बन जाएगा। तो ये एक तरह से तो लॉस ही है ना हमारे आर्मी के लिए। तो यहाँ इनकी पॉलिसी ये हुआ करती थी। उसी के साथ ही साथ आर्मी की बातें हो रही हैं, तो जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको जो सैलरी है ना, वो कैश में नहीं मिला करता था इनके टाइम में। सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश, लेकिन अब जो पैसे उन्हें मिला करते थे, सैलरी मिला करते थे, वो राजा भी नहीं देता था। वो कौन देता था दोस्तों, विलेज
विलेजर्स हुआ करते थे या फिर जो गांव के जो हेड वगैरह हो गए, आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हेड वगैरह हो गए, उनके ज़मीन से जो भी रेवेन्यू आता था उनके हिसाब से उनको जो पैसा है वो मिलता था। वो जो टर्म है उसको वजेहा बोला गया है। वी ए लिखते जाइएगा, वी ए जे ई एच ए, वजेहा बोला गया है। तो अब कभी भी सवाल आएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वजेहा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो उनको पैसे मिला करते थे वो कैश के फॉर्म में नहीं मिला करते थे, वो मिला करते थे आपको जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे या फिर ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। याद रखने के लिए याद कर सकते हैं जो वहाँ के पंचायत हुआ करते होंगे या फिर प्रधान, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पंचायत एक जो सीरीज़ है वो ज़रूर देखी होगी। तो प्रधान के तौर पे जो वहाँ के हेड हुआ करते थे वो इनको ज़मीन से जो भी टैक्स आता था वो इनको देते थे और उस टर्म को वजेहा कहते हैं। अब बातें करते हैं थोड़े और इनके बारे में, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक हमारे 5वें कास्ट एंड क्रू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें एक शामिल के तौर पे हमारे सामने उभर करके आए थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारे, इनको एक तरह से वेलफेयर किंग भी हम कहते हैं। वेलफेयर किंग कहने का मतलब क्या दोस्तों, इन्होंने समाज के लिए काम किया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या कैसे कैसे क्या किया था ज़रा याद रखिएगा, पहली चीज़ लिखते जाइएगा, मतलब इस पॉइंट में लिखिएगा कि ही वॉज नोन एज द वेलफेयर किंग एट दैट टाइम। और उसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, कैनाल्स बनाने की शुरुआत कर दी। इन्होंने जो कैनाल बनाया था दोस्तों, आपको पता है नदियों के किनारे जो बनाते हैं, तो जो नदी उभर करके आई थी वो सतलज और यमुना की आई थी। तो इन दोनों में जो कैनाल्स हुआ करते थे वो बनाने की इन्होंने कोशिश शुरुआत कर दी। इन्होंने अपने टाइम में हॉस्पिटल्स बनवाए दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम शिफा खाना हुआ करता था। SHIFA_KHANA, या फिर उसको दूसरा नाम हम लोग अगर उर्दू में देखें तो दर उल शिफा हुआ करता था। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। हॉस्पिटल्स बनवाने की शुरुआत करी, हॉस्पिटल का दूसरा नाम क्या है, शिफा खाना हुआ करता है, दर उल शिफा भी कहते हैं उसको। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो एग्रीकल्चर पे, जो इरिगेशन पे जो टैक्स लगाए जाते थे उसको इन्होंने 10% कर दिया था। मतलब पहले ये ज़्यादा हुआ करता था मार्जिन के तौर पे, अब इन्होंने 10% का नाम रख दिया। अब इस टैक्स को क्या बोलते थे, हक, HAKI_SHIRB, शिर्ब। हक ए शिर्ब के तौर पे हमारे सामने जो भी इरिगेशन पर जो टैक्स हुआ करते थे ये उभर करके आया। 3 चीज़ें हमारे सामने आती गई। चौथी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि जो विडो हुआ करती थी उस टाइम में, और ये मान करके चलते हैं कि अगर सोसाइटी में अगर कॉमन पीपल के बारे में लिखना है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। तो विडो का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, मैं ये पूरी आशा करता हूँ। तो इन लोगों के लिए एक होम बनाया, मतलब ये लोग अब कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, सारी सुविधा उन लोगों ने करवाया। उस नाम को, उस जो जगह है उसको क्या नाम दिया गया था, यतीम खाना, YATEEMKHANA, यतीम खाना के नाम से हम जानते हैं इसे। 5वीं चीज़ इन्होंने क्या करवाई थी दोस्तों, इन्होंने मैरिज का और एम्प्लॉयमेंट का एक ब्यूरो बनवाया था। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी चीज़ें एक हॉलिस्टिक वे में हम लोग अगर फिरोज शाह तुगलक भाई को देखेंगे, सारी चीज़ें ठीक हैं। मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास सोसाइटी पर तो भाई साहब ऐसे काम हुआ है जो किसी ने आज तक किया नहीं है। उसी के साथ ही साथ आप यहाँ का रिलीजन पर बातें की गई हैं, कल्चर पर बातें की गई हैं। इसी के साथ ही जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता है उस पर बातें की गई हैं। इकोनॉमिक पर भी बातें की गई हैं, सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन चीज़ें उतनी अच्छी नहीं आई थी, जिस वजह से इनका जो डिक्लाइन है वो उभर करके आई है। अब रिलीजियस की बातें करी हैं तो रिलीजियस पर एक बार मैं बातें करता हूँ। तो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती है दोस्तों, एक आइडिया लगा सकते हैं, इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती है वो ऑर्थोडॉक्स हुआ करती। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक तरह से मिक्स्ड के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई किसी भी जाति को फॉलो करना चाहे या किसी भी जाति को प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। तो ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था।
इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो जो इन्होंने रिलीजन में काम किया था दोस्तों, कह सकते हैं कि आप लोगों ने जजिया का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सुना होगा। जजिया का कॉन्सेप्ट, तो जजिया का जो कलेक्शन हुआ करता था वो इन्होंने नॉन मुस्लिम से बंद कर दिया था। मतलब एक तरह से टैक्स के फॉर्म पे जो हम हमारे होली प्लेसेस हुआ करते हैं वहाँ से लिया करते हैं। तो नॉन मुस्लिम या फिर कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स वगैरह हो गए, इनसे ये टैक्स नहीं लिया करते थे। क्लियर है दोस्तों? कह सकते हैं कि जैसे चीज़ें सामने क्लियर हो रही हैं, तो इन्होंने चीज़ों को एक बहुत ही कम वे में रखा था। कह सकते हैं कि जो जजिया का जो कॉन्सेप्ट है, आपको बाद में अकबर के बारे में जब चीज़ें बताएंगी तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो इन्होंने सर क्या, जी जी बताइए बताइए। सर जो ये जजिया सिस्टम था, हम्म। इन्होंने ये टैक्स लेना सर मुस्लिम से बंद किया था कि सर दोनों से किया था, ब्राह्मण्स और मुस्लिम साथ में इन्होंने पूरा क्या जो किया था, इन्होंने क्या किया था कि जो जजिया का जो टैक्स हुआ करता था वो नॉन मुस्लिम से बंद कर किया था, जिसमें कि हम इंक्लूड करने के लिए ब्राह्मण्स को भी डाल सकते हैं। क्लियर जी है? सर। हाँ। ओके। लेकिन कभी एक किताब में ऑप्शन में मुझे अभी ये याद आ रहा है कि चीज़ें ली गई थी लेकिन काफ़ी लीस्ट तौर पे ली गई थी। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए एक आप कह सकते हैं कि मत ही, जजिया का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप यही लिखिएगा कि जो भी सारी चीज़ें उभर करके आई थी टैक्स के तौर पे, वो इन लोगों से नहीं लिया जाता था। क्लियर है? सॉर्टेड चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक उलेमा के तौर पे चीज़ें मैंने बताई थी। उलमा, ULEMA, उनको फ्री रन के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ा दी थी। ये सारे रिलीजियस प्रैक्टिस ही चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इस लाइन से क्लियर होगा। इन्होंने क्या किया दोस्तों, हिंदू के जो टेम्पल्स हुआ करते थे उन पर अटैक करने की कोशिश करी थी। इसी वजह से जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है कि जजिया का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, मुस्लिम का तो बंद कर दिया था, इस्लाम का बंद कर दिया था, ये तो 100% कन्फर्म चीज़ें हमारे सामने उभर करके आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि वो कुछ इस हिसाब से आ रही है कि इन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर चीज़ें बंद करी थी, लेकिन उसमें ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे वो शामिल हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, बात इस पर है। तो अब तीसरा पॉइंट आते ही ये क्लियर हो गया दोस्तों कि यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स की बातें की गई हैं वो हिंदू नहीं है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन तीसरे पॉइंट पे ये साफ साफ लिखा हुआ है और मैं जानता भी हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि हिंदू के जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनको तोड़ने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी, उनको तोड़ने की जो शुरुआत है वो कर चुका था। तो ये सारी चीज़ें उभर करके आई हैं। मतलब मुस्लिम के, इस्लाम के फेवर में चीज़ें थी ही, उसके साथ ही साथ नॉन मुस्लिम का भी जिक्र दे रखा है, लेकिन उसमें हिंदू शामिल नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं बस हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल खुद ऐसा किसी जाति से भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर करते आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखा होगा कि अटैक हिंदू टेम्पल्स। इसी के साथ ही साथ जो चौथा पॉइंट हमारे सामने उभर करके आती है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, फीमेल को, जितनी भी फीमेल हुआ करती थी उनको सूफ़ी के जो भी श्राइन कह लीजिए या फिर सूफ़ी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कव्वाली के तौर पे सूफ़ी सॉन्ग या फिर जो मस्जिद में जो भी सारी चीज़ें हुआ करती हैं, सूफ़ी पर उनको जो अलाउंस है वो हटा दिया गया कि अब वो जो फीमेल वगैरह हैं, जो फीमेल लोग हैं, वो लोग सूफ़ी के दरगाह पर, मंदिर में नहीं आ सकती हैं। ये इस पर रोक लग गया। इसी के साथ ही साथ चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं कि जो इनका एक आइडिया लगाइए कि रिलीजियस में पॉलिसी ठीक ठाक है, लगभग लगभग है, उतना भी कोई खास हमारे सामने देखा नहीं गया। क्योंकि इनको अगर चीज़ें देखिए, अकबर की पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हर एक जाति को साथ साथ मिलाया और हर एक को चीज़ें आगे बढ़ाई थी। इनके बारे में देखिए, अब रिलीजियस पॉलिसी पॉलिसी पे मैं बातें ही कर रहा हूँ, तो एक तरह से इनको रखिए, एक तरह से अकबर को रखिए, तो चीज़ें हमारे सामने देखी जाती हैं कि जजिया का सिस्टम, जजिया पर जो बातें हुई थी दोनों के द्वारा ही की गई थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि टैक्स के तौर पे नॉन मुस्लिम को फ्री कर दिया, नॉन मुस्लिम को फ्री कर दिया, हिंदू को छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, सारी की सारी चीज़ें ही हटा दी। तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ों को समझते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा।
अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो दीवान के टाइम में मैंने जो डिपार्टमेंट करवाया था, इनके टाइम में हमारे सामने 3 डिपार्टमेंट उभर करके आए थे, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। एक पहला दीवान ए खैरात के नाम से, याद होगा दोस्तों, KHIARAT। अब ये कहाँ होता है दोस्तों, जो चैरिटी के पर्पस पे हम लोग जो गर्ल चाइल्ड होती है उनकी शादी वगैरह का जो जिम्मा लेती है, वो इनके ही टाइम हुआ करता था। उसी के साथ ही साथ जो हमारा दीवान ए एक ISTIKA इशी इशी मतलब इस इस्तिका के नाम से एक हमारे सामने दीवान उभर करके आया था। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, ओल्ड एज में जो पेंशन वगैरह मिलता था, ये सारी चीज़ें लिखवाई थी। उसके बाद ही एक और मैंने बताया था, जो दीवान ए, जिसको नाम मैंने दिया था बंगादन के नाम से। अब बंगादन को मैंने टाइटल लगाया था बंदे से, और बंदे से हम लगा सकते हैं कि स्लेव पर बातें की गई हैं, जो वहाँ की बंदी बने थे। तो जो डिपार्टमेंट हुआ करता है स्लेव्स के ऊपर में, उनको जो एम्प्लॉयमेंट देने का जो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था या फिर जिम्मा हुआ करता था, वो इनके ही दौरान में देखा गया था। तो ये दीवान DIVAN-I, फिर उसके बाद खैरात आया, फिर उसके बाद इस्तिका आया, उसके बाद ही बंगादन उभर करके हमारे पास चीज़ें आई थी। ये सारी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो इसकी थोड़ी रचनाएं पे बातें करते हैं कि इन्होंने जो फोर्ट का निर्माण करवाया था, जगह का निर्माण करवाया था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करवाया था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को हिस्ट्री में हम एक ग्रेट बिल्डर के तौर पे जानते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही चीज़ों का निर्माण करवाया था, क्योंकि करीब करीब 300 सिटीज़ का निर्माण इन्होंने करवाया था। और उसमें सिटीज़ भी हैं, उसमें टाउन्स भी हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि चीज़ें उभर करके कुछ इस हिसाब से आ रही हैं। पहला तो मैंने आपको ये बताया कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल बनवाया था शिफा खाना के नाम से, दरुल शिफा जिसका नाम हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों, जो कि एक चैरिटी हॉस्पिटल हुआ करता था। दूसरी चीज़ हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने जो हमारा फिरोज शाह कोटला सिटी है, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। आज भी जहाँ पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, छोटा सा ही है लेकिन फेमस है, दिल्ली के आसपास में बसा हुआ है। तो ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो जगह है वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद ही तीसरे नंबर पे इनके द्वारा क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया गया था, ये मत लिख दीजिएगा दोस्तों, जगह ये बनाई थी इन लोगों ने आज का टाइम क्रिकेट को फेमस देखते हुए अपने हिसाब से आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद ही फिरोज शाह कोटला का जो फोर्ट हुआ करता है, वो भी इनके द्वारा निर्माण किया गया। उसी के साथ ही साथ हरियाणा का जो हिसार है, आप लोगों ने हरियाणा PCS की तैयारी की होगी तो ये सारी चीज़ें देखी होंगी, नहीं की होंगी तो आज के बाद मन तो ज़रूर करेगा कि चलो इन सब में भी एक बार चीज़ आगे बढ़ाते हैं। तो हिसार जो शहर है वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, क्योंकि डाउट तो वैसे आता नहीं है मेरी क्लास में, लेकिन फिर भी क्या पता कहीं से आ जाए। पांचवी चीज़ जो इनके द्वारा बनाया गया वो फतेहाबाद बनाया गया। फतेहाबाद भी एक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, FATEHABAD, फतेहाबाद इनके द्वारा बनाया गया, जो कि हरियाणा में ही है। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो हमारा एक आइडिया लगा सकते हैं कि फिरोज़ाबाद, अब नाम से ही पता चल रहा है, फिरोज़ाबाद FIROZABAD। अब फिरोज़ाबाद जो शहर है दोस्तों, ये यूपी में है, और यूपी में चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से आ रही हैं कि ये जो शहर है, फेमस शहर है, इनके द्वारा ही बनाया गया था। 7वें नंबर पे जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जौनपुर, JAUNPUR, जिसका मिर्ज़ापुर में भी जिक्र है, मिर्ज़ापुर सीरीज़ में भी जिक्र है। तो ये भी जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। क्लियर है दोस्तों, चीज़ें क्या क्या बनाई गई थी, किस तरह से चीज़ें आगे चली थी। मुझे नहीं लगता इन सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट हो रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किताबों को तो मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि किताबें आती हैं क्वेश्चन। इसमें हुआ था क्या दोस्तों, एक फेमस राइटर हुआ करते थे उस टाइम में, जिनका नाम ज़ियाजुद्दीन बरानी हुआ करता था। ZIAUDDIN SPACE BARANI।
क्लियर है दोस्तों, काफ़ी फेमिलियर नाम है क्योंकि आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, नहीं भी सुना होगा तो आज के बाद आप लोग भूलिएगा नहीं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था पहली पहली बार जब मैंने फिरोज शाह तुगलक का जिक्र करवाया था तो तारीख ए फिरोज शाही लिखवाया था। अब ये जो टाइटल है और उसी के साथ ही ये जो नाम है ये इनके द्वारा ही लिया गया था। उसी के साथ ही साथ अगली चीज़ अगर देखें इनके बारे में तो जो एक किताब कह लीजिए या फिर एक रिटन सोर्स कह लीजिए जिनका नाम हम लोग फतवा FATWAI जहानदारी JAHANDARI, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी गई हैं, एथिक्स के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये दोनों जो चीज़ है वो इनके द्वारा ही मतलब इनकी ही दोनों रचनाएं हैं। क्लियर है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लिखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले रूलर की तरफ जो कि हमारा उभर करके आता है नसीरुद्दीन NASIRUDDIN। कभी भी हिस्ट्री में दोस्तों होता क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, नाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़िए। चीज़ें मुझे पता है ये नर्सरी में चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी यूज़फुल बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से हमारे सामने एक राजा उभर करके आए थे। टाइम फ्रेम की बातें करी जाए तो 1395 से लेकर के 1414 तक का जो काल हुआ करता था वो इनका हुआ करता था। इनके ही दौरान में, इनके ही बीच में क्या देखा गया दोस्तों, तैमूर की भारत पर एंट्री होती है। अब ये कब होती है तैमूर की एंट्री? 1398 में होती है। अब इनके आने के बाद हुआ क्या, इन्होंने चीज़ों को बोला कि यहाँ पर अब कोई भी डायनेस्टी होगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे अब मेरी डायनेस्टी उठानी है, जिस हिसाब से मैं खिज़र खान को यहाँ पर रख करके ही जाऊँगा। तो 1414 के बाद में चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से देखी गई। अगली जो डायनेस्टी उभर करके आई है वो हमारे पास सैयद डायनेस्टी उभर करके आई है। इनके स्पेलिंग पर कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। कुछ लोग स्पेलिंग ये भी लिखते हैं, कुछ लोग स्पेलिंग ये भी लिखते हैं, तो इन सब को लेकर के टेंशन मत लेते जाइएगा, जो आपका मन करे वो लिखते जाइएगा। 1414 से लेकर के 1452 का टाइम फ्रेम हमारे सामने कुछ इस तरह से उभर करके आया है। सबसे खुशी की बात यह है कि इनमें जितने भी राजा आए थे उनके नाम के अलावा हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, चीज़ें याद अपने आप होती जाएंगी। पहला जो राजा हमारे पास उभर करके आया था उसका नाम खिज़र खान हुआ करता था, KHIZR स्पेस KHAN। उसी के बाद ही मुबारक खान MUBARAK, मुबारक KHAN। उसी के साथ ही मोहम्मद शाह MUHAMMADSHAH लिखते जाइएगा। उसके साथ ही आलम शाह ALAMSHAH। स्पेलिंग भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चीज़ें खुद को भी याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है दोस्तों। तो खिज़र खान आए थे हमारे पास, मुबारक शाह आए थे, मोहम्मद शाह आए थे और आलम शाह आए थे। इनको मैंने कम्मा के नाम से याद रखा था क्योंकि KMMA, हाँ, तो खिज़र खान, मुबारक खान, मोहम्मद खान और आलम शाह। तो इस वजह से ये मेरा तरीका है, अच्छी लगे तो लिखते जाइएगा कम्मा के नाम से, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिएगा, अपना एक अलग तरीका बना दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगली डायनेस्टी पर बढ़ते हैं। तो वो जो अगली डायनेस्टी हमारे पास उभर करके आती है वो लोधीज आते हैं। इनके स्पेलिंग पर भी H लगाया जाता है, कभी LODI ही लिखा जाता है, तो इन पे टेंशन ना लीजिएगा। और UPSC सब ऐसे सवाल करने भी नहीं जा रहा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल, या फिर आप कह सकते हैं रियल स्पेलिंग ऑफ लोधीज, इनमें से 4 सेलेक्ट करिए, ये बेवकूफ़ी वो कभी नहीं करने वाला है। 1452 से लेकर के 1526 का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो लोधीज का हुआ करता था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का टाइम ख़त्म होने वाला है, और ये मत सोचिएगा कि चीज़ें कम करवाई है, छोटी करवाई है, जल्दी करवाई है। जो भी करवाया दोस्तों, मेरा रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड जो कि हमारा मोटो है उसके हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। चीज़ें एकदम रेलिवेंट है, इससे बाहर की चीज़ें और आप लोगों को दिखाई नहीं देंगी, ये गारंटी मैं यहाँ बैठे बैठे ही ले रहा हूँ। तो लोधी के बारे में कहा जाता है दोस्तों 15, और हमने मेन जो दिल्ली सल्तनत के 5 जो राजा उभर करके आए थे इनके बारे में देखा ही। इसके अलावा क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाने वाले, और प्रीलिम्स में जितनी सारी चीज़ें करवा रहा हूँ आप लोग लिखते ही जा रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं।
लोधी डायनेस्टी के बारे में क्या कही जाती है दोस्तों, 1452 से लेकर के 1526 का टाइम फ्रेम हमारे सामने उभर करके आता है। पहला जो शासक हुआ करता है हमारे पास बहलूल लोधी हुआ करता है, BAHLULLODI, क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हमारा अगला राजा सिकंदर लोधी हुआ करता है, SIKANDARLODI, क्लियर है। अब सिकंदर लोधी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने आगरा शहर को बसाया था, मतलब आगरा शहर को इन्होंने बनाया था। दूसरी चीज़, ये जो इंसान हुआ करता था वो सेकुलर नहीं हुआ करता था। मतलब कहने का क्या है कि रिलीजन पर जब भी बातें होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ये सेकुलर नहीं हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वुमेन की एंट्री को तो बंद किया ही किया, वुमेन की भी चीज़ें हैं आगे बढ़ाई थी। इनके द्वारा एक सिस्टम यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आप नाम से आइडिया लगाते हैं, गज ए सिकंदरी। ये एक यूनिट है, लैंड का ही यूनिट होता है, ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पेलिंग GAJ-I-SIKANDARI, सिकंदरी, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आगरा शहर की बातें की तो ये कब फाउंड हुआ था, 1506 में दोस्तों। 1506 में जो आगरा शहर है, इसका जो शुरुआत हुआ था या फिर इसका जो कह सकते हैं फाउंडेशन हुआ था, वो 1506 में हुआ था। इसी के साथ ही साथ इन्होंने एक जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनके द्वारा बनाया गया था, उसमें एक पोस्ट इन्होंने डाला था, जो कि पोस्ट बरीद BARIDI मुमलिक के नाम से MUMALIK, ये एक पोस्ट है जो कि वहाँ का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। वहाँ का रॉ वगैरह हो गया या फिर CBI वगैरह हो गया, तो वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक हेड के तौर पे इस पोस्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया था। इसी के साथ ही साथ दोस्तों तीसरे राजा हमारे पास उभर करके आए थे, वो इब्राहिम लोदी हुआ करते थे। इनके बारे में जानते ही हैं कि ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ पूरे दिल्ली सल्तनत का भी कहिए, या फिर आपका मन करे तो लोधी डायनेस्टी का भी कह लीजिए। इसके बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, मैंने एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को, लोधी डायनेस्टी को हम कह सकते हैं कि ये डायनेस्टी सबसे अलग क्यों हुआ करती थी, क्योंकि ये अफगान्स हुआ करते थे, क्लियर है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ ये लोग पठान्स हुआ करते थे। अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्टेट पीसेस का सवाल है कि निम्नलिखित में से, या फिर आप कह सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पठान्स इन द दिल्ली सल्तनत। तो जो आंसर होगा दोस्तों लोधी होगा, क्योंकि लोधी ही सबसे अलग हुआ करती थी। ये लोग अफगानिस्तान से या फिर अफगान्स हुआ करते थे और ये लोग पठान्स हुआ करते थे। इसी के साथ ही अब हम देख रहे थे इब्राहिम लोदी को, तो आखिरी राजा हुआ करता था। इसका एक ही इम्पोर्टेंस ये हुआ करता था कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार गया था, यही इसका एक इम्पोर्टेंस हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ जो हमारे साथ बाबर आए थे, 1526 में चीज़ें उभर करके आए थे और फिर जीत गए थे। तो एक तरह से ये मान सकते हैं बाबर की जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, वो जब मैं मुगल स्टार्ट करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ये मान करके चलिए, बाबर की जो आर्मी हुआ करती थी उससे 10 गुना ज़्यादा आर्मी हमारे इब्राहिम लोदी की हुआ करती थी। लोग डरते थे इनसे कि भाई ये जो लोग हैं इंडिया में रह रहे हैं, चीज़ें इनके पास काफ़ी अच्छी है, तो हम कैसे इन पर जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन बाबर ने उनको कर दिखाया था। एक मेरे दिमाग में एक सीरीज़ आ रही है, एम्पायर के नाम से आई थी, काफ़ी अच्छी है, मैंने भी इवन देखी है, फ्री टाइम में मैं यही सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो वो बाबर की जितनी भी कहानी है उसको इसने बताया था, द एम्पायर के नाम से। ये नहीं पता कहाँ पर अवेलेबल है, अमेज़ोन पे है या नेटफ्लिक्स पर है। तो ये मान करके चलिए कि इस पर भी कॉन्ट्राडिक्शन हुए थे कि ये हिस्ट्री को गलत कर रहा है, चीज़ें इस हिसाब से डाल रहा है। तो बाबर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल भरी हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें मुझे भी पहले से पता थी, लेकिन सीरीज़ देखने के बाद और अच्छी लगी चीज़ों को देखने में। तो बाबर की जो कहानी है दोस्तों, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये देखिए, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा। तो लोदी, इब्राहिम लोदी की जो आर्मी हुआ करती थी वो 10 गुनी ज़्यादा हुआ करती थी बाबर से।
लेकिन फिर भी कहते हैं कि बाबर ने जो इंडिया में तोप का जो आविष्कार है, तोप को पहली बार हमारे इंडिया में लेकर के आया था, तो शायद इस वजह से वो जीता था, क्योंकि हमारे पास इंडिया में हाथी हुआ करते थे और यहाँ पर ये लोग तोप का यूज़ किया करते थे। एक हाथी बेशक कोई शक वाली बात नहीं है, 20 से 25 इंसान को आराम से मार सकता है, लेकिन एक तोप सीधा हाथी के मुंह पे लगेगा, हाथी गिर जाएगा। ये इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाया था। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन में काफ़ी मतलब रोमांचक तौर पे हमारे सामने है, लेकिन चीज़ें इस हिसाब से आप समझते जाइए, पढ़ते पढ़ते मज़ा आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ दोस्तों। चीज़ें आई थी काफ़ी ज़्यादा, एक कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे चीज़ें आई थी, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। पूरे कुरान में कह सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ टैक्स हमारे सामने दी हुई हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारे सामने उभर करके आई हैं, जिनमें पहले हमारे सामने जजिया का नाम दे रखा है, उसी के साथ ही साथ दूसरा हमारा ज़ाकत का नाम दे रखा है, ZAKAT। तीसरा हमारे सामने खरज का नाम दे रखा है, और चौथा हमारे पास उभर करके जो आई है वो खम्स का नाम दे रखा है, KHAMS। अब एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। जजिया के बारे में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि ये नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ करता था कि जो चीज़ें उभर करके आई थी कि इसमें मैंने ब्राह्मण्स का जिक्र किया था, उसके बाद अब एक नई चीज़ सुनते जाइए, इसमें वुमेन का भी जिक्र हुआ है, चिल्ड्रन का भी जिक्र हुआ है, मतलब सोसाइटी के जितने कॉमन लोग होते हैं, नॉन मुस्लिम की बातें कर रहा हूँ, उनके बारे में जिक्र हुआ करता था। कौन हुआ करता था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको चीज़ों को आगे बढ़ाया था। इसी के साथ ही जजिया का जब भी कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, चीज़ें उस हिसाब से आती हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो ये जो टैक्स है वो इट वॉज इंट्रोड्यूसेस बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब लिखते जाइएगा। उस टाइम में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स जो है वो एक तरह से जो फ़ायदा है वो पूरे जितने इस्लाम्स वगैरह हुआ करते थे उनको पहुंचाया था। तो जो जजिया का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, इस पर सवाल आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी मुझे लगा, इस वजह से चीज़ों को मैंने अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ। तो फाउंडर इसके जो हुआ करते थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे, फिर इसको फिरोज शाह तुगलक ने आगे बढ़ाया। फिर जजिया वॉज रिमूव्ड बाय, तीसरे पॉइंट पे लिखिएगा, जजिया वॉज रिमूव्ड बाय अकबर। ये चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा। और चौथे पॉइंट में क्या हुआ था, इट वॉज री इम्पोज्ड बाय औरंगजेब। ये फिर से लगा दिया गया था। आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ज़ाकत पर बातें करते हैं दोस्तों। ज़ाकत इज़ बेसिकली कॉल्ड 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। मतलब इंसान के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, उसको उसका जो 2% भाग है वो उसको देना ही देना है। खर्च के बारे में चीज़ें क्या की गई हैं, चीज़ें इस हिसाब से आई गई हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फार्म के ऊपर में टैक्स है, एग्रीकल्चर के ऊपर में टैक्स है, तो टैक्स का 1/10वां भाग, 1/10 जो प्रोडक्शन होगा एज अ लैंड टैक्स उनको देना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ जो टैक्स का 1/5वां भाग है, 1/5 भाग है, वो वहाँ के सुल्तान को देना पड़ेगा। चीज़ें देखते जाइएगा। उसी के साथ ही साथ 4/5 का जो टैक्स है दोस्तों, वहाँ के सोल्जर्स को दिया जाएगा। अब बचा क्या? कुछ नहीं। तो एक तरह से यही देखिए ना, क्या ही बचा। तो 1/10वां जो भाग है वो लैंड टैक्स पे हमें लोगों को मतलब जो देना पड़ेगा, जो कि ज़मीनी लगान होता है उसके हिसाब से। 1/5 जो है हमारे पास सुल्तान को देना पड़ेगा। 4/5 जो टैक्स है वो हमें सोल्जर्स को देना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया है दोस्तों, जब हमारे AK-47 भैया आए थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, चीज़ों को कुछ इस हिसाब से कर दी थी कि 1/5 जो भाग है, 1/5 जो, मुझे पता नहीं है थोड़ी देर बाद मेरे इस पेन को क्या हो जाता है, ये थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगता है। तो इन्होंने क्या किया था कि 1/5 जो भाग है वो सोल्जर्स को देने का प्रचलन स्टार्ट किया था। उसी के साथ ही साथ 4/5 का जो भाग है दोस्तों वो सुल्तान को दे दिया। पहले हमारे पास चीज़ें क्या आई थी, 1/5 हमें सुल्तान को देना है, 4/5 हमें जो वहाँ के सोल्जर्स हुआ करते हैं उनको देना है। अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद में उन्होंने क्या किया, 1/5 जो भाग है वो सोल्जर्स को देने की शुरुआत करी, और 4/5 का जो टाइम है वो वहाँ के सुल्तान को देने लगे। अब इसके बाद खम्स का जो यूज़ है, या फिर आप खैम्स जो लिखते हैं उसका टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इसका जो डेफिनेशन है वो ज़रा ध्यान देते जाइएगा।
1/5 जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ का कैप्चर हुआ करता है, जैसे मान करके चलिए कैप्चर ऑफ वॉर के दौरान में मान करके चलिए एक जो राजा है, इसको मैं अगर कहिएगा तो फिर से लिख दूंगा, मैंने अभी जस्ट बताया, ये मेरे पेन को क्या हो जाता है मुझे पता नहीं है। तो 1/5 जो यहाँ का, जैसे सपोज करिए एक राजा है, ये किसी भी इलाके को जीतने जाता है, तो यहाँ पर या फिर जो उसकी आर्मी जाती है ये जीत करके जाती है, तो 1/5 जो भाग है, एक तरह से इसको बूटी कैप्चर भी कहते हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा BOOTY, बूटी कैप्चर के नाम से ये हमारे सामने उभर करके आया था। तो 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर, ये हमें जो सुल्तान है या फिर जो सारी चीज़ें हैं इनको आपस में देना ही पड़ेगा। ये चीज़ें टैक्स के तौर पे कुछ इस हिसाब से हमारे पास उभर करके आई थी। टैक्स में क्या क्या चारों चीज़ें हमारे पूरे दिल्ली सल्तनत के टाइम में उभर करके आई थी, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। इसी के साथ ही, हाँ, इसी के साथ ही साथ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दिल्ली सल्तनत, पूरा एक जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मिनट रुकिए, कुछ इसका मैं उपाय करूं क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है लिखने में दोस्तों, और जहां मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आया मैं उस चीज़ को छोड़ देना ही समझता हूँ अच्छा है। एक चीज़ रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर है। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं बातें करूंगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत करी थी, क्वेश्चन अगर उभर करके मीन्स का आएगा ना दोस्तों, ये फिर गड़बड़ कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ डाउट होगा मेरे से पूछते जाइएगा। जैसे मान करके चलिए दिल्ली सल्तनत के हर एक डायनेस्टी पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ा, मतलब बेसिकली खिलजी डायनेस्टी को पकड़ा, या फिर आप कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी में से भी पकड़े, और फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी की भी बातें करी। बाकी SL के बारे में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक बार में अगर पढ़ना होगा, एक बार में रिवाइज करना होगा, तो कुछ इस हिसाब से करिएगा। पहले हमारे पास जो चीज़ें उभर करके आई थी वो एकता के तौर पे आई थी, याद होंगी क्या क्या हुआ था। ये एक रेवेन्यू का तरीका हुआ करता था, किसी राजा ने इसको हेरिडेटरी बना दिया था, फिर उसके बाद इसको नॉन हेरिडेटरी बना दिया था। ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा दोस्तों, मैं फिर से नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको रिवाइज के तौर पे करवा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी चीज़ें आएंगी, इन सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा। उसके बाद सूबा का जो एक कॉन्सेप्ट है, यानी जिसको प्रोविंस कहते हैं, सूबा जिसे कहते हैं, या फिर जिसे आगे भी परगना के तौर पे हम चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ करता था दोस्तों, एकता कुछ टाइम बाद में प्रोविंस बन गया था, चीज़ें कुछ इस हिसाब से उभर करके आ रही है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग SHIQS कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ। परगना हुआ क्या करता था दोस्तों, परगना की जो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आती हैं। टोटल एक कॉम्बिनेशन ऑफ 84 या फिर 100 विलेजेस का जो एक जगह है, उसको हम लोग एक परगना के तौर पर कहते हैं। कि अगर 100 गांवों का जो समूह है, या फिर हिंदी में 84 कहते हैं 84 को शायद, तो 84 गांव का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर 84 गांवों का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसको हम लोग परगना के तौर पर लेते हैं। इसमें हमारे पास परगना पर ही बातें करते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो परगना में जो हमारे पास पोस्ट उभर करके आते हैं, उसमें अमीन के नाम से आते हैं, AIMIN, या फिर उसको अमिल भी बोलते हैं, AMIL, या फिर उसको मुशरीफ भी कहते हैं, MUSHRIF। अब ये लोग कौन हुआ करते हैं, ये लोग ट्रेजरर हुआ करते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज में ट्रेजरर क्या होते हैं, अब इसको उनका रोल बताने के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रहा है। इसी के बाद ही वहाँ पर करकून्स के नाम पे, KARKUNS, करकून के नाम से एक पोस्ट है, जो कि वहाँ के क्लर्क हुआ करते हैं। याद है दोस्तों, यस, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं आप सभी के सामने, तो लिखते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई हैं। इसके बाद में विलेज का कॉन्सेप्ट उभर करके आया है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम इसको मानते हैं। आज भी कल होकर के SDM या DM बनिएगा दोस्तों, तो अपने राज्य में या फिर अपने जगह में सबसे पहला जो काम होगा ना, वो विलेज से स्टार्ट करिएगा। काफ़ी नाम भी होगा, यूट्यूब पर डालिएगा, फॉलोअर्स बढ़ाइएगा, यही एक तरीका है। लेकिन जो एक बैकग्राउंड के तौर पे हम मानेंगे विलेज को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे सामने उभर करके आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद ही हमारा जो दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम है वो ख़त्म हो जाता है, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल्स को।
क्लियर है दोस्तों, चीज़ें आराम आराम से जा रही हैं, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जहाँ मुझे ज़्यादा लगेगा वहाँ मैं क्लास एंड कर दूंगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। तो मुगल पर बातें करते हैं और चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आया है। तो मुगल का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, टाइम फ्रेम को याद रखिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, 750 से लेकर के 1750 तक की चीज़ें आती हैं। वैसे मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है, राजाओं के बारे में, उनके नीतियों के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना पढ़ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखते जाइए, आराम आराम से चीज़ें करते जाइए। नोट्स को आप 3 4 5 बार पढ़ते जाइए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे कह सकता हूँ 750 से लेकर के 1750 तक की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। 1206 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है, ये हमारे राजपूत का हो गया, या फिर जितने भी चीज़ें उभर करके आती हैं, जितने अलग अलग राजा उभर करके आते हैं, चाहे साउथ की बातें हो गई या फिर जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं। 1206 से लेकर के 1526 तक का टाइम फ्रेम हमारा डीएस का आता है, दिल्ली सल्तनत का आता है। 1526 से लेकर के 1707 तक का जो टाइम फ्रेम है हमारा मुगल्स का आता है। 1750 के बाद हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से चीज़ें शुरू होने की जो कोशिश है वो देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इन सब जितने भी टाइम फ्रेम है, इनसे ज़्यादा टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अब दिल्ली सल्तनत के कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिएगा। याद रह पाती हैं तो ठीक है, नहीं याद रहती है तो टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ आपने टेंशन कम लेने की शुरू करी ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाने वाली है, क्योंकि टेंशन हमारी मोस्टली 80% चीज़ों को ख़राब ही करता है। सर हाँ बताइए बताइए बताइए। 1707 से 1750 तक का टाइम है, हाँ सर वो किसका है? एक मिनट एक मिनट, 750, 1750, 1206, 1526, 1707। हाँ, ये जो 1707 से लेकर के 1750 तक का टाइम फ्रेम है ना, देखिए जो ये टाइमलाइन बनाया गया है, ये मेरे द्वारा तो बनाया नहीं गया है, ये मैंने याद रखने के तौर पे इस चीज़ों को रखा है। 750 का टाइम है, इसके आगे एक और लगा दीजिए, ये आपका 1000 साल की जो एक हिस्ट्री है वो दर्शाएगा। अब 1707 में हमारा क्या देखा जाता है कि 1526 से लेकर के 1707 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता है, ये मुगलों का हुआ करता है। और यहाँ पर मुगल सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ये नहीं है कि दोस्तों पूरे इंडिया में मुगल ही थे, हमारे सामने अलग अलग राजपूत किंग भी आएंगे, हमारे सामने अलग अलग डायनेस्टीज भी आएंगी, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल उभर करके हमारे ये आए थे। 1707 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा औरंगजेब जो हुआ करता था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1707 से लेकर के 1750 तक की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई हैं। इसमें एक तरह से पॉलिटिकली वैक्यूम हमारे सामने चीज़ें दर्शाई गई हैं, क्योंकि 1707 के बाद मैंने आप लोगों को मराठा एक्सपेंशन दिखाया था। उसी के बाद थोड़ा और आगे बढ़ूं तो जो चीज़ें हमारे सामने प्लासी की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ईआईसी का टाइम आया था, ये सारी चीज़ें होने की शुरुआत हो चुकी थी। तो बेसिकली मेडिवल इंडिया की जो शुरुआत है वो शुरू हो करके अब जो एंड है उसका, वो 1707 के बाद दिखाया गया है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मुगल पर। तो मुगल का जो टाइम फ्रेम है वो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये कोई ऐड है तो चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। तो मुगल का जो टाइम फ्रेम है 1526 से शुरुआत हुई थी, और 1526 से लेकर के 30 तक की जो टाइम फ्रेम है 4 साल का, ये हमारा बाबर का हुआ करता था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर मान करके चलिए मुगल के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई करने वाला इंसान था वो यही था। मतलब कह सकते हैं कि इस बंदे ने कभी शांति देखा ही नहीं। 1526 में भी लड़ा, 1527 में भी लड़ा, 1528 में भी लड़ा, 1529 में भी लड़ा। बेचारे के पास ऐसा कोई एक साल नहीं आया जिस साल इसे शांति मिली उस साल इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। अब कहते हैं ना, एक अगर बिजनेस अगर सेट करना है दोस्तों, तो पहले वाले को ही सबसे हाथ पैर ज़्यादा मारने की ज़रूरत होती है। तो वही काम हमारा बाबर ने किया था। तो ये सारी चीज़ें समझने की है। अब याद रखने की क्या चीज़ है, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। बाबर की लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। 1526 में हमारा, लिखते जाइएगा, 1526 में हमारा पानीपत की लड़ाई हुई थी। हाँ,
पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी। इस लड़ाई में ये लड़ाई बाबर और लोदी की नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। चीज़ें उभर करके ये आती है, लोदी का अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसकी जो आर्मी हुआ करती है वो 10 गुनी आर्मी हुआ करती थी। बाबर के पास काफ़ी कम लोग हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कहते हैं ना वो कूटनीति जिसे कहते हैं, या फिर पॉलिटिकली दोस्ती बढ़ाना, हाथ बढ़ाना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, तो इन्होंने राणा संगा को जोड़ लिया था अपने साथ में। क्लियर है दोस्तों, इसको लिखते जाइएगा। उसी के साथ ही साथ दौलत खान को जोड़ लिया था दोस्तों, DAULATKHAN, दौलत खान लोधी को साथ में जोड़ लिया था। उसी के साथ ही महमूद लोधी या मोहम्मद लोधी को भी साथ में जोड़ लिया था। इन तीनों ने मिल करके अकेले जो इब्राहिम लोधी है उसको हराया था। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो लड़ाई हुई थी, सब लोग कहते हैं, सब लोग बताते हैं कि चलो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हमारा लड़ाई हुआ था वो बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। लेकिन बाबर की टीम में ज़रा देखिए तो सही दोस्तों, ये 3-4 लोग हुआ करते हैं इनकी टीम में। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत हमारा 1526 में हुआ था। अगला बैटल जो हमारा सेकंड नंबर पे जो बैटल है 1527 में जो चीज़ें उभर करके आई थी, ये बैटल ऑफ खनवा हुआ था, KHANWA। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने किया क्या कि जो राणा संघा ने साथ दिया था हमारा 1526 के युद्ध में, उसके विरुद्ध एक जो लड़ाई है वो रखी। तो राणा संघा के ही साथ लड़ाई लड़ी गई थी, ये बैटल ऑफ खनवा। तीसरी जो लड़ाई उभर करके आती है 1528 में, ये बैटल ऑफ चंदेरी आती है, CHANDERI। ये 1526 में ये जो लड़ाई हुआ करती है, ये मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। ये किनके विपक्ष में हुआ करती थी, वहाँ उस टाइम में एक मेदिनी MEDINI मेदिनी राजा हुआ करते थे, जो कि MP के राजा हुआ करते थे। इनके साथ में लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी में। उसी के साथ ही साथ चौथी जो लड़ाई हुई थी वो बैटल ऑफ घाघरा, वो हुआ था 1529 में। यानी घाघरा है तो रिवर से नाम है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कुछ इस हिसाब से हमारे सामने एक क्वेश्चन मेंस का मेरे दिमाग में आ रहा है। डेट से जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो प्लेस होता है, वो रिवर होता है। याद रखिएगा, ये दोनों जब चीज़ें सही हों तो डेट अपने आप हमारा सही हो ही जाता है। हमें पता है कि पानीपत का जो युद्ध भूमि है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमें 1526 चीज़ें याद रह जाती हैं। रिवर घाघरा का जिक्र हुआ है, तो घाघरा का जो रिवर है वो आपका जो लड़ाई है, ये लड़ाई तो खैर बिहार में हुई थी। और वो किसके विरुद्ध हुई थी, जो हमारा मोहम्मद लोदी हुआ करते थे, जिन्होंने हमारे बैटल ऑफ पानीपत में साथ दिया है। तो 1527 से लेकर के 1526 से लेकर के 1529 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, वो कुछ इस हिसाब से हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई हैं दोस्तों। चारों लड़ाई आप लोगों ने देखी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। इनका टाइम फ्रेम भी याद रह जाएगा, क्योंकि बाबर का 26 से लेकर के 30 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। 26, 27, 28, 29 और 30 में बेचारा चला ही गया था। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो ये चारों लड़ाई क्लियर है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड द गन पाउडर इन इंडिया। चीज़ें याद रखते जाइएगा दोस्तों। आज से पहले हम लोग जो बारूद का नाम आप लोग सुनते हैं, दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि बारूद जानलेवा है, ऐसा कुछ टाइमलाइन हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो जो बारूद का जो कॉन्सेप्ट है, गन पाउडर का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आर्टिलरी का जो तोप वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, वो इनके द्वारा पहली बार भारत में लाया गया था। इसी के साथ ही साथ जो हमारा तीसरा नंबर पे जो चीज़ हम देखते हैं वो कुछ इस हिसाब से देखते हैं कि बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसको हम लोग तुजुक TUZUKIBABURI तुजुक ए बाबरी के नाम से हम इसे पढ़ते हैं, जिसका दूसरा नाम बाबर नामा है। ये जो नाम है वो उर्दू में है, लेकिन बाबर नामा जो नाम है वो थोड़ा फेमिलियर सा नाम है, इस वजह से इसको ये भी बोलते हैं।
अब इस किताब के बारे में तो पता है दोस्तों, नाम से हमें क्लियर है कि ये जो किताब है बाबर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी दोस्तों। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें कहीं आपको दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी अखाड़ा पर ही ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। सिंप्लीफाइड करना, रेलिवेंसी पर और क्वालिटी पर काम करना हमारी आदत है। तो टर्किश जो लैंग्वेज है दोस्तों, इनमें सारी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। उसी के साथ ही साथ रिटन सोर्सेज की बातें करूं तो एक हमारा ऑटोबायोग्राफी चीज़ें उभर करके आई हैं, और दूसरी जो एक लेटर्स के तौर पे उस टाइम जो लेख लिखने का या फिर लेटर लिखने का जो एक प्रचलन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो जो लेटर्स बाबर के मिले गए थे, बहुत सारे मतलब मिल चुके थे, जिसको हम लोग जो उर्दू में नाम है वो RISAL रिसाल -I-USA-Z के नाम से जानते हैं। यानी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो रिसल ए उजस के नाम से इसे जानते हैं। फिर से एक बार स्पेलिंग बता दूं, ये R है, ये A नहीं है दोस्तों। RISAL-I-USA-Z के नाम से, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने बाबर के पत्र हुआ करते थे, ये हमारा कुछ इस हिसाब से इसका नाम दिखाया और दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे जो अगले राजा उभर करके आते हैं, इसमें जिस भी राजा के बारे में, जो भी शासक के बारे में मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें करनी होंगी, मुझे पॉलिटिकल कंडीशन पर बातें करनी होंगी, वो सारी चीज़ें करता जाऊंगा। इसमें देखा जाता है तो बेसिकली एक दो राजा ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों पर फैक्चुअल सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं अगर प्रीलिम्स के हिसाब से अगर देखी जाए। लेकिन मेरा ये काम है दोस्तों, सारी चीज़ों को करवा करके ही जाऊँगा। तो अगला जो राजा उभर करके आया है वो हमारा हुमायूं आता है। अब हुमायूं के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, कि इस टाइम में अगर जो इंडियन ओरिजिन के किंग हुआ करते थे, मतलब इंडियन ओरिजिन के बेसिकली कहने का ये मतलब नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, जाति पर बातें मैं वैसे भी नहीं करता हूँ। इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब जिनका ताल्लुक हमारे भारत से हुआ करता था। इस टाइम में चाहता तो मुगल डायनेस्टी को उखाड़ करके फेंक सकता था। 1530 से लेकर के 1540 तक का टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद हुमायूं का टाइम फ्रेम आया था 56 से लेकर के 56 तक का। आप लोगों ने सुना होगा, चीज़ें कुछ बीच में जो पॉलिटिकली एक लूप आ गया था, जिस वजह से जो मुगल का टाइम फ्रेम था वो कुछ समय के लिए 15 साल तक के लिए ख़त्म हो गया था। अब लड़ाइयों की बात करते हैं दोस्तों, तो बैटल ऑफ चौसा हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था, CHAUSA। ये कब लड़ा गया था? ये 1539 में ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई कहाँ हुई थी? हमारे बिहार में हुई थी। इसके साथ ही क्या देखा जाता है, ये लड़ाई किसके किसके बीच हुआ करती थी दोस्तों? ये लड़ाई हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के द्वारा हुई थी। इस लड़ाई में जो शेर शाह सूरी है, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से चीज़ें उभर करके आई थी। बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसको काफ़ी अच्छी सी चीज़ों को एक पता होगा। तो इस लड़ाई में जो सूरी है वो जीत गया था। उसके बाद ही 40 का जो टाइम फ्रेम था उससे उनका जो शुरू हुआ था, या फिर एक और मान करके चलिए जो सूरी की जो चीज़ें हैं वो शुरुआत हो चुकी थी। एक बार और इनको हारने का मन हुआ हुमायूं को, तो बैटल ऑफ कन्नौज में पहुंच गए। कन्नौज KANNAUJ। ये लड़ाई 1540 में हुई थी। इस लड़ाई में भी फिर से, और कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में है। जगह मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, आज के टाइम में अगर चीज़ें आएंगी, करंट रेलिवेंसी अगर दिखाना होगा तो आप लोग बहुत प्यार से इसको दिखा सकते हैं। हुमायूं की एक बार फिर से लड़ाई हुई थी हमारे शेर शाह सूरी से, तो चीज़ें इस हिसाब से फिर से हमारे सामने आई थी कि सूरी जो था वो फिर से एक बार जीत गया था। तीसरी जो हमारे पास लड़ाई उभर करके आई थी दोस्तों, यहाँ से जो खेल है वो पलट गया। ये जो लड़ाई है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, MACCHIWARA। अब ये जो मच्छीवाड़ा का जो लड़ाई है ये 1555 में हुआ था, 1555 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? PB, यानी कि पंजाब में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये किसके द्वारा लड़ी गई थी? ये हुमायूं के द्वारा, और उसी के साथ ही साथ सिकंदर शाह सूरी हुआ करते थे।
सिकंदर शाह सूरी हुआ करते थे, जिसमें जो हुमायूं है वो जीत जाता है और इसके बाद फिर से जो हमारा मुगल टाइम है वो स्टार्ट हो चुका था। याद रखिएगा दोस्तों, किस लड़ाई के बाद में जो मुगल है वो थोड़ा डगमगा गया था, तो बैटल ऑफ कन्नौज 1540 का टाइम फ्रेम है। किस युद्ध के बाद में, ये सब मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ इस साल का, याद रखते जाइएगा, आएगा ज़रूर आएगा दोस्तों। तो किस लड़ाई के बाद में मुगल फिर से एक बार उठ गया था, तो वो मच्छीवाड़ा की जो लड़ाई है, कहाँ पर लड़ी गई थी? पहली लड़ाई बिहार में, फिर यूपी में, फिर पंजाब में, मतलब ये लोग घूमते घामते लड़ाई किया करते थे। अब हुमायूं के डेथ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि इनकी जो डेथ है, इनका जो मृत्यु है वो किसी लड़ाई के दौरान नहीं हुई थी। ये क्या कर रहे थे, अपना ही एक लाइब्रेरी है उसमें पढ़ाई कर रहे थे और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ये उतर रहे थे। ये आप लोगों ने सुना होगा कि 1556 के दौरान लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिरने के बाद में इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। लाइब्रेरी को उस टाइम में क्या कहा जाता था दोस्तों, इनके लैंग्वेज में शेर मंडल कहा जाता था। एक मिनट रुकिए, इसको फिर इसमें फिर से दिक्कतें आने लग गई। हाँ, SHERMANDAL, शेर मंडल इसको कहा जाता था लाइब्रेरी को। तो शेर मंडल के सीढ़ियों से गिर गए थे और ये कहाँ पर गिरे थे दोस्तों? हमारा जो पुराना किला है PURANAQUILA, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो जो पुरानी किला है दिल्ली में, उनके ही लाइब्रेरी से ये गिर गए थे, सीढ़ियों से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने हाँ बताइए सर। ये जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई थी, हाँ हाँ सर, इसमें जब हुमायूं जीते थे तब सर मुगल्स का स्टेटस राइज हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने वो स्लाइड तो हटा दिया। हाँ, अभी जस्ट मैंने जब हुमायूं की शुरुआत करवाई थी तो मैंने 2 डेट लिखा होगा, आपने नोटिस करा था। 1530 से लेकर के पहले 40 तक का टाइम, फिर उसके बाद हमारा 55 से लेकर के 56 तक। पहली लड़ाई हमारे पास 39 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 40 में हुई थी, और कौन सी हुई थी यहाँ पे? बैटल ऑफ चौसा, जो बिहार में हुआ था शेर शाह सूरी के साथ और हुमायूं के साथ, जिसमें सूरी जीत गया था। उसी के बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। अब ये कन्नौज कहाँ? यूपी में इसका सिग्निफिकेंस है। इसमें क्या हुआ था चीज़ें? हुमायूं की लड़ाई शेर शाह सूरी से हुई थी। अब इस दोनों के बाद हुआ था क्या कि मुगल डगमगा गए थे कि यार हम नहीं जीत पा रहे, हो सके कि बाबर का जो एक प्रैक्टिस है, उसकी जो एक संघर्ष है, स्ट्रगल की कहानी है, वो हो सके इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो हुमायूं ने फिर से कसम खाया और 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, जो कि हमारा पंजाब में लड़ाई हुआ था, इसमें हुमायूं के बीच में और सिकंदर शाह सूरी, ये वो नहीं थे दोस्तों जो आप लोग सोच रहे हैं जो पहले में लड़ाई में हुई थी। ये सिकंदर शाह सूरी हुआ करते थे। इस लड़ाई में जो हुमायूं है वो जीत गया था, लेकिन बेचारे की फिर अगले साल मृत्यु हो गई 1556 में, जो कि अभी मैं जस्ट बता रहा था। इसमें कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो जब मुगल का जो एक किस्सा चलता आता है कि बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो ये सब जानते हैं कि ये सीरीज चलेगा, लेकिन इस सीरीज के बीच में एक बार थोड़ा नज़र लग गई थी इस डायनेस्टी को। ये कह सकते हैं कि चीज़ें इनके पक्ष में नहीं थी। तो इसकी बातें हो रही हैं, हुमायूं की बातें हो रही हैं। तो हुमायूं की जो मृत्यु है दोस्तों, अभी जस्ट बता दिया मैंने कि वो लाइब्रेरी के शेर मंडल के सीढ़ियों से गिर गए थे। इसके बाद ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो सिटी ऑफ, एक तरह से मान सकते हैं कि आप लोगों ने दीन पन्ना का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्यूजी का जगह है। तो ही बिल्ट द सिटी ऑफ दीन, DINPANAH, दीन पन्ना का जो शहर है वो, इसका निर्माण इन्होंने करवाया। क्यों करवाया दोस्तों? ये जो वर्ल्ड के जो रिफ्यूजी हुआ करते थे, रिफ्यूजी कहने का मतलब जो घूमते घामते लोग हुआ करते थे, उनको एक घर देने का जो काम है वो इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद ही क्या देखा जाता है, इनकी पत्नी के द्वारा, आप लोगों को हुमायूं की वाइफ का नाम नहीं पता होगा, वाइफ में एक जहांगीर की वाइफ आती है नूर जहां, लेकिन आज के बाद जो हुमायूं की वाइफ है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि उनका जो काम है दोस्तों, जो हम हुमायूं का जो मकबरा देखते हैं, हुमायूंस टॉम्ब, वो उनके द्वारा बनवाया गया था। उनकी वाइफ का जो नाम हुआ करता था वो हमीदा, HAMEEDA बन्नो, हमीदा बन्नो बेगम हुआ करता था।
हमीदा HAMEEDA स्पेस BANO स्पेस BEGAM, जिसको हम लोग हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने अब तो सुना होगा, अब तो फेमिलियर होगा नाम, HAJI स्पेस BEGUM, हाजी बेगम के भी नाम से इनको हम जानते हैं। बुक्स की बातें होती हैं इनके टाइम में दोस्तों, तो जो बुक्स, जो किताब इनके टाइम में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी कुछ इस हिसाब से कि जिस तरह से बाबर का बाबरनामा हुआ करता था और उस बेचारे को लड़ते लड़ते ही शहादत प्राप्त हो गई, जिस हिसाब से हम ये जानते हैं कि चीज़ें उसके ही द्वारा सारी चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन ये जो हुमायूं नामा हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि हुमायूं के बारे में जो बायोग्राफी लिखी गई थी, वो उनकी बहन के द्वारा लिखी गई थी, वो उनके सिस्टर के द्वारा लिखी गई थी। और सिस्टर का जो नाम है दोस्तों, वो गुलबंदन बेगम हुआ करता था, GULBA, या फिर गुलबदन भी कह सकते हैं, गुलबंदन भी कह सकते हैं, GULBADAN। ये थोड़ा पेन मेरा दिक्कत दे रहा है, लेकिन आप लोग को स्पेलिंग क्लियर है, GULBADAN, गुलबदन बेगम नाम हुआ करता था। और इनके द्वारा जो हुमायूं नामा है वो रचना की गई, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चीज़ें थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा कि 1530 से लेकर के 40 तक का टाइम फ्रेम आया था, और फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में देखा, 1555 से लेकर के 56 तक की बातें होती हैं। इस बीच का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था दोस्तों, वो शेर शाह सूरी का हुआ करता था। याद रखिएगा, ये 15 साल की हिस्ट्री है, तो इसी वजह से 1540 से लेकर के 45 कह लीजिए का जो टाइम हुआ करता था, वो शेर शाह सूरी का हुआ करता था। ये मुगल में नहीं है, लेकिन टाइम के बीच में है। तो अब हमें यार ऐसा तो नहीं है कि मुगल हमारे ही पूर्वजों का इतिहास है जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है और बाकी नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम पूरी हिस्ट्री को एक नज़रिए से देख रहे हैं, एक टाइम फ्रेम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं साथ साथ मैं उनको करवाता जाऊँगा। ये मुगल किंग नहीं है, पहली बात याद रखिएगा, इसको मुगल में याद मत रखिएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आते के साथ ही इन्होंने जो ज़मींदारी सिस्टम है, किसी ने अगर बीपीएससी की तैयारी करी होगी तो उसको शेर शाह सूरी का डिटेल पता होगा कि इनके जो फादर हुआ करते थे वो IRS ऑफिसर हुआ करते थे, रेवेन्यू सर्विस में सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जो कि ज़मीनों पर जागीरदार वगैरह चीज़ें उभरते हैं, इस हिसाब से चीज़ें आगे जाती हैं। तो इन्होंने आते के साथ ही जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया, और उसके साथ ही एक नया फरमान जारी किया, या फिर एक नया रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करा। उस सिस्टम में क्या था दोस्तों, फार्मर को 1/3 हिस्सा एज अ टैक्स अपने ज़मीन से राजा को देना पड़ेगा। पहले कहाँ पर ये कभी 4th 5th हुआ करता था, कभी ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ये उनकी पॉलिसी है तो इसको मैं तो चेंज कर नहीं सकता। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, वेट्स और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया था, मतलब और ऊपर उठाया था कि चीज़ें चलिए और अच्छे से चलेंगी। इसके बाद ही थोड़ा सा और इन्होंने क्या रिफॉर्म किया, इन्होंने कॉइन्स में छेड़खानी करी। कॉइन्स कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पहला हमारा जो रुपया का कॉन्सेप्ट आता है RUPIYA, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सिल्वर का कॉइन है, तो रुपया का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा लाया गया। और एक दम, यानी एक इसको डैम मत पढ़िएगा, इसको दम पढ़िएगा। तो ये जो कॉपर के जो कॉइन्स हुआ करते थे उसका ये जो टाइटल है वो इनके दौरान यहाँ पर हुआ करते थे। इससे पहले इसको टंका कहा जाता था। चीज़ें रिलेट कराते कराते पढ़िए दोस्तों, मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारे पीतल हुआ करते थे उसको जितल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो इनके टाइम में दम हुआ करता था, एक दम या फिर 1 रुपया, वो सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स हैं वो हमारे सामने उभर करके आई थी। इन्होंने जो चीज़ें चौथी चीज़ करी थी वो कुछ इस हिसाब से आई थी दोस्तों, इन्होंने जो वहाँ का पोस्टल सिस्टम था, यानी जो वहाँ के डाकघर हुआ करते थे, उस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो इन्होंने एक जुडिशियल पर्पस पर भी काम किया था, जो कि एक सरिया SHARIYA सरिया लॉ पास करवाया था। और इससे पहले क्या देखा गया था कि जुडिशियरी पर कोई भी शासक बात नहीं करता था, लेकिन इसके आने के बाद चीज़ें हुई, और शायद इसी वजह से जो शेर शाह सूरी का नाम है वो हम इतना अच्छा सुनते हैं। इसके बाद ही इन्होंने कैप्चर किया
कैप्चर किया, आपके कह सकते हैं कि जो चुनर में जो एक फोर्ट है, जो कि चुनर हमारा यूपी में है, तो एक फोर्ट हमारा चुनर का फोर्ट हुआ करता है जो कि यूपी में है, उसको कैप्चर किया। इसी के साथ ही साथ इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल आते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शेर शाह सूरी, जिस वजह से मैं इस पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखते हैं। इनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, पहला तो जो हमारा दीवान ए विरासत के नाम से हमारे सामने आता है, WIZARAT, विरासत के नाम से उभर करके आता है, जो कि रेवेन्यू फाइनेंस का काम देखा करते थे। फिर उसके बाद अरीज आते हैं, अरीज हमारा आर्मी पर बातें कराते हैं। उसी के साथ ही साथ रसालत आते हैं, RASALAT। अब ये कुछ इस हिसाब से आते हैं कि जो वहाँ के IFS ऑफिसर हुआ करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। उसके साथ ही इंशा, INSHA, इंशा हुआ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस की जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस पर हम डालते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने जुडिशरी डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, यानी कि कह सकते हैं इंसान को, मैंगो पीपल को, आम आदमी को न्याय दिलाने का जो जिम्मा है वो अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि ये खुद भी एक आम आदमी हुआ ही करते थे। तो उस टाइम में जो हमारा मुकदमा जो हम लोग आज सुनते हैं, MUQADA या फिर DMA, मुकदमा का जो कॉन्सेप्ट उभर करके आता है दोस्तों, वो इनके द्वारा ही पहली बार लाया गया था। मतलब अब जो एक कॉमन पीपल है वो केस कर सकते हैं, किसी पर मुकदमा कर सकते हैं। तो ये कभी भी कोई भी सरकार जुडिशरी पे काम करेगी ना दोस्तों, तो ये मान करके चलिए उस सरकार से अच्छी और कोई सरकार नहीं होगी। और उसके बाद ही जो यहाँ का सोसाइटी होगा, सोशल की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो काफ़ी अच्छी हमें दिखाई देंगी। ये सारी चीज़ें उभर करके आती हैं। उसके बाद ही हमारा जो एक कहते हैं कि एक काबूलियत के तौर पे एक टर्म आया था, QUBULIYAT। अब ये क्या हुआ करते थे काबूलियत, इसमें क्या होता था कि ये एक तरह से एग्रीमेंट हुआ करता था जो कि वहाँ का सरकार है, स्टेट है, और उसके साथ ही जो वहाँ के पीजेंट हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे, जिस पे ये चीज़ें बताती हैं कि कबूलियत है तो कुछ कबूल से ही हमारा संपर्क रखा होगा। तो जो लैंड हमारा एक फिक्स्ड एरिया में है, या फिर कितनी सारी चीज़ें हमको टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा, जागीर सिस्टम कहते हैं जिसको, तो ये सारी चीज़ें उभर करके आई थी। इन्होंने क्या किया था, टैक्स को माफ़ करने की भी बात करी थी, वो आगे पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, मुकदमा हो गया, काबूलियत हो गया, विरासत हो गया, अरीज हो गया, रसालत हो गया, इंशा हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों याद रह जाती हैं, इतना टेंशन मत लीजिएगा। चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं और आराम से आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। इसके साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहली बार इतिहास में जो लैंड है उनको कैटेगराइज कर दिया। पहला हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का होता है। दूसरा हमारे सामने मिडिल क्वालिटी का होता है। तीसरा हमारे सामने बैड है, मतलब बैड कहने का मतलब जो ज़मीन ख़राब हो चुकी है, जहाँ पर पानी वगैरह लग गया, जो फ्लड में जगह बह गया, तो बैड क्वालिटी के जो लैंड हुआ करते हैं, जहाँ पर फर्टिलिटी के हिसाब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, कुछ इस हिसाब से भी चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों कि लैंड पर भी काम कर रहा है। और इसके बाद ही इनका एक नाम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, GT रोड के नाम से हम जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, जो रोड है आपका चित्तौंग एक जगह है, CHITTAGONG, चित्तौंग से काबुल तक का जो रोड है वो GT रोड का निर्माण इन्होंने करवाया। उसी के साथ ही साथ एक इन्होंने महत्वपूर्ण काम ये करवाया था कि ही बिल्ट द सिटी ऑफ शेरगढ़। शेरगढ़ की जो सिटी है इसको बसाया इन्होंने, और चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आ रही हैं। इसके बाद में जो हमारा टाइम फ्रेम आता है शेर शाह सूरी के बाद में, वो आता है हेमू का। हेमू कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये उसका पेट नेम है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है। याद रखिएगा, ये छोटे में ही लिखा है मैंने। तो इनका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1556 तक में हुआ करता है, और चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, शेर शाह सूरी, इनके बेटे हुआ करते थे, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम में एक इस्लाम शाह हुआ करते थे।
इनके ये एडवाइज़र हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ इनके बारे में क्या कहा जाता है, क्यों मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, जबकि इनका टाइम फ्रेम सबसे छोटा टाइम के लिए रहा हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2-3 महीने के लिए ये इनका जो नाम है वो दर्शाया गया है। क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 350 साल के इतिहास में हम जितने नाम देख रहे हैं तब से अब तक सारे आप कह सकते हैं कि इस्लाम के नाम हैं, मुस्लिम के नाम हैं, लेकिन पहला आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का पहला शासक जो कि हिंदू हो, इस वजह से हम इसको याद रखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था दोस्तों, चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ाई थी कि अपने कार्यकाल में आकर के इन्होंने अकबर से लोहा लेने की कोशिश करी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा जीता था, लेकिन फिर बाद में ये हार गया था, जो कि कह सकते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के तौर पे हम चीज़ों को देखते हैं। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर खुद लड़ाई करने नहीं आया था, उसका जो बैरम खान हुआ करता था उसने लड़ाई करी थी। BAIRAMKHAN, मैं बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों स्क्रीन में ये सारी चीज़ें सही से नहीं दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, चीज़ें कुछ इस हिसाब से याद रखिएगा कि हमें समझ में आती जाए, और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहीं पर भी कोई भी डाउट लगते जाएगा उसको बताते जाइएगा, उसको बोलते जाइएगा। सर हाँ बताइए बताइए। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली, हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली, हाँ हाँ। सर ये अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, आज से 350 साल तक के इतिहास में, चाहे अभी हम 1556 के बारे में बातें कर रहे हों, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 1206 से लेकर के 1556 तक में हम जितने भी नाम देख रहे थे सभी हमारे पास इस्लाम के नाम थे, मुस्लिम शासक या फिर बाहर से जो आया करते थे उनके नाम हुआ करते थे। हेमचंद विक्रमादित्य या फिर हेमू वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली। अब क्लियर है, क्योंकि इससे पहले सर ये शेर शाह का सन नहीं था। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर ही तो लिखी मैम। शेर शाह सूरी का ये बेटा हुआ करता था। उस टाइम में इस्लाम शाह एक राजा हुआ करता था या फिर किसी एक ऑफिसर के ये एडवाइज़र के पोस्ट पर बैठा था कि चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है। शेर शाह सूरी का ये बेटा हुआ करता था, और ये इसमें मुझे नहीं लग रहा कि अब किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा। शेर शाह सूरी वो मोहम्मदन नहीं था। ये देखिए, देखा क्या जाता है, इस उनके बारे में कहा क्या जाता है, एक मिनट अगले स्लाइड पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं बातें करता हूँ उनके बारे में। देखिए, शेर शाह सूरी का जो जन्म है वो बिहार से हुआ था। कहते क्या है कि उनके जो पापा हुआ करते थे वो वहाँ के रेवेन्यू IRS ऑफिसर हुआ करते थे, जो कि जागीरदार के तौर पे, J से लिखिए Z से लिखिए बात देखिए, वो वहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। इनका जो बचपन था काफ़ी एक हंसता खेलता कूदता गया था, लेकिन इनको हुआ क्या, लोगों ने लीडर बना दिया। ये बेसिकली देखा जाता है कि इनका जो ओरिजिन है, इनके जो फादर मदर हैं वो एक मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, जिस वजह से चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। लेकिन जो शेर शाह सूरी ने जो शादी करी थी उनसे जो हुआ था वो हिंदू के तौर पे हम उनको मानते हैं। क्लियर है, जो अभी मैंने आपको जो हेमू का जो नाम लिखा था, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं कि इनके बचपन में चीज़ें आई थी कि उस टाइम में जो टैक्स हुआ करता था वो 4th 5th हुआ करता था, जिसको इन्होंने देखा, आगे बढ़ाया, और लोगों को ये मना करते थे टैक्स देने से, तो लोगों ने इनको सर पे उठा दिया। एक टाइम बाद इन्होंने टैक्स को हटा दिया, एबोलिश कर दिया टैक्स। ये सारी चीज़ें अभी मैंने जस्ट इनके बारे में जब मैंने बताई तो चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। तो जो ओरिजिनली देखा जाता है, शेर शाह सूरी का जो रिलीजन है ये ऑर्थोडॉक्स के तौर पे हम मान सकते हैं, लेकिन जो हेमू का जो रिलीजन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का, वो हिंदू ही मानते ही हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी के भी मन में? सर तो जो इनका ये बेटा था विक्रमादित्य, इन्होंने सर सूरी सरनेम नहीं लगाया था। इन्होंने एक मिनट मैम फिर से कहिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर जो ना इनका सन है विक्रमादित्य, हेमचंद विक्रमादित्य, सर इन्होंने सूरी जो सरनेम है वो नहीं लगाया था। इन्होंने नहीं लगाया था। मे भी हो सकता है कि इनको वो जो टाइटल है उस मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए, मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। शेर शाह सूरी के बारे में कहा क्या जाता है कि इनकी जिससे शादी हुई थी उनका नाम रानी शाह हुआ करता था, और ये जो ओरिजिन है इनका हिंदू ओरिजिन हुआ करता था।
याद है। इसी के साथ में जो इनका हसन खान सूर हुआ करता था, अलग अलग जो राजा उभर करके आए थे, इन पर हमें नहीं जाना है। हमें बस ये देखना है कि चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आई थी। इनकी जो शादी हुई थी वो रानी शाह से हुई थी, जो कि हिंदू के तौर पे आगे उभर करके चीज़ें हमारे सामने देखी जाती हैं। मे भी किसी रीज़न से इनको वो टाइटल पसंद नहीं हो, या फिर कोई पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से इन्होंने वो टाइटल नहीं लगाया। इसका जो एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें हैं, वो डेप्थ में चीज़ें चल जाएंगी, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को नहीं करवा रहा हूँ। जी सर। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यस सर। हाँ, तो जो एक चीज़ याद रखिए, चीज़ें रेलिवेंसी के साथ बताते जाऊँगा, पूरा प्रूफ है, चेक कर लीजिए जहाँ से चेक करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा। सर वो पहली बार पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है। हाँ देखिए, तो मैं समझ के कर रही हूँ, तो इसलिए हाँ मैं बता रहा हूँ, मेडिवल का टाइम फ्रेम ना, जब आप किताब में खोलिएगा तो मन करेगा कि 1 से 2 चैप्टर पढ़ें और फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर में बंद करके रख दें। लेकिन जब धीरे धीरे करके चीज़ें मज़े आने लग जाएंगे ना, तो आपकी ये जो किताब है ना, 6-6 घंटे में आप इस किताब को पढ़ पढ़ के ख़त्म करते जाएंगे। मेडिवल के लिए किताब सजेस्ट करूं तो लोग जो किताब है वो आप खुद भी जो फॉलो करते होंगे, कौन सी किताब फॉलो करते हैं आप मेडिवल के लिए? सर एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, अभी उससे ऊपर मत जाइएगा। एक किताब है जो लोग कहते हैं कि काफ़ी फेमस है, 3 पार्ट में आती है, वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, नाम भी नहीं लूँगा किताब का, टेंशन ना लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट? नो सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उभर करके आ रही हैं सूरी के बारे में, और मैं कहाँ से टॉपिक से कहाँ चला गया। तो 350 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई हिंदू एम्परर आया था। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिख भी क्या रहे हैं, हिंदू एम्परर, यानी कि जो शासक हुआ करते थे। एम्परर शब्द जो है हम बेसिकली एक एम्पायर को रूल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हिंदू एम्परर के तौर पे चीज़ें हमारे सामने आई थी, वो पहली बार हेमू आए थे, हेमचंद विक्रमादित्य। बेटे इनके हुआ करते थे, सारी चीज़ें फैमिली वगैरह जानी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो चीज़ें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा, उससे टाइम ही जाएगा आपका ही। तो ये सारी चीज़ें, कभी उन्होंने जब बैटल ऑफ इसमें पानीपत 2 में वो लास्ट में हार गए थे बैरम खान के द्वारा, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, इस वजह से उनको हम याद रखते हैं। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं। तो इससे पहले का जो टाइम फ्रेम था, सारी चीज़ों को, बाबर का हमने देखा, हुमायूं का देखा, शेर शाह सूरी का देखा, हेमू का देखा, अकबर का अब हम देखेंगे, और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते लेकर के जाएंगे। बीच में ये जो दोनों लोग आए थे, ये मुगल के नहीं हुआ करते थे, लेकिन टाइम है, टाइम के साथ साथ चीज़ों को हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो टाइम से हट करके फिर बाद में पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो अकबर पर बातें करते हैं। कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अकबर। चीज़ों को उसने अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर रूल करना है, या फिर अगर सोच रहा हूँ कि आज मैं अपनी जगह से खड़े हो जाऊँ इलेक्शन में लड़ने के लिए, या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, रिलीजियन पर जो सवाल है वो उठाते हैं, तो जो एक पक्ष होता है, चाहे हिंदू पक्ष हो गया, चाहे मुस्लिम पक्ष हो गया, वो लोग जिसके पाले में गिर जाते हैं, वो उसकी जो जीत है वो वहीं पे हासिल हो जाती है। तो अकबर का भी बेसिकली जो चीज़ है वो यहीं से देखा गया था कि उन्होंने भी रिलीजन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने उभर कर के आई थी। अकबर के बारे में बातें करूं, ये आज अकबर करा करके मैं छोड़ने वाला हूं, टेंशन ना लीजिए, चीज़ें ज़्यादा लंबी लेकर के नहीं जाऊंगा। अकबर का जो टाइम है वो 1556 से लेकर के 1605 तक का टाइम हमारे सामने हुआ करता था। अकबर की भी हिस्ट्री है। मैंने इतिहास में दोस्तों एक चीज़ देखी है, जो भी लोग हैं, चाहे आप कह सके कि बाबर आया था, अकबर आया था, इवन आप विंस्टन चर्चिल को जानते होंगे, जो कि हमारे मॉडर्न टाइम में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। इन लोगों के पास जब भी इनका राजपाट आया था, ये काफ़ी छोटी उम्र में थी, मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र में, ये तो और 13 साल की उम्र में चीज़ों को आगे बढ़ा, अकबर 13 साल की उम्र में, ये 17 साल या 18 साल की उम्र में इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो जो भी महान लोग हैं ना, उन्होंने, सचिन को भी देख लीजिए, 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने चला गया था। तो जितने भी महान लोग उभर करके आए थे, इन्होंने
काफ़ी कम एज से चीज़ें शुरू करने की कोशिश कर दी थी। तो इतिहास से ये चीज़ देखिएगा दोस्तों, चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके ग्रैब करना सीखिए। तो 1556 से लेकर के 1605 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, इस टाइम स्टार्टिंग में इसके गार्डियन कहते हैं हम लोग, या फिर पेरेंट के तौर पे कहते हैं, वो बैरम खान हुआ करते थे। बैरम खान, आप लोगों ने जोधा अकबर की मूवी देखी होगी कि बैरम खान कौन हुआ करते थे, किस हिसाब से इनकी सारी चीज़ें देख रेख किया करते थे। इस बैरम खान का जिक्र है दोस्तों सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हेमू के साथ लड़ी गई थी और ये जीत गए थे। इसी के साथ साथ क्या देखा गया था कि इन्होंने इनकी जो शादी हुई थी वो जोधा भाई से हुई थी, हरका भाई से हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। इसी के साथ ही इन्होंने क्या किया था, जो एक मज़हार है, मज़हार कहने का क्या मतलब, MAZHAR, इसके जो पावर है, ये बेसिकली कहते हैं कि जो चीज़ें उभर करके आती हैं कि राजा का जो वचन है वही शासन है, कुछ इस हिसाब से जो एक डायलॉग है वो उभर करके आती है कि जो एक राजा बोलता है, अकबर ने कहा कि चलो ये मेरा फैसला है तो ये सब किसी को मानना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। इससे पहले ये नहीं देखा जाता था, क्योंकि राजा हमेशा किसी जैसे सेंट के पास जाता हो, ऑफिसर के पास जाता हो, एडवाइज़र की सुनता हो, लेकिन अकबर खुद ही एक काफ़ी शक्तिशाली राजा था, जो कि फैसले लेने में कभी भी संकोच नहीं किया करता था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे सामने उभर कर के आ रही हैं। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, रिलीजन पर खेला। तो इन्होंने जितने भी टैक्स हुआ करते थे इन्हें अबोलिश कर दिया, यानी अबोलिश टैक्स ऑन हिंदू के जितने भी कर वगैरह हुआ करते थे उनको माफ़ कर दिया। इसी के बाद जिजिया का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था, वो भी इनके द्वारा क्लियर हो गया। तो अब चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे सामने इन्होंने एक सिटी का निर्माण किया, जो कि आज के डेट में आप लोग फतेहपुर सीकरी देखते होंगे। फतेहपुर सीकरी देखते होंगे, ये अकबर के ही द्वारा बनाया गया था और इन्होंने न्यू कैपिटल सिटी के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाया था, जो कि आगरा के ही पास में है। फिर इनके बाद इसका जो एंट्री है फतेहपुर सीकरी, कभी भी आप गए होंगे तो आप लोगों को बुलंद दरवाज़ा दिखा होगा, तो वो उस सिटी का जो एंट्रिंग पॉइंट है, यानी कि गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी के नाम से उसे जानते हैं, बुलंद दरवाज़ा को, उसका भी निर्माण इन्होंने कराया था। बुलंद दरवाज़ा के बारे में एक और सवाल किया जाता है कि ये बनवाने का मकसद क्या था दोस्तों। अकबर ने जब गुजरात पर जीत हासिल करी थी ना, तो उसी के मेमोरी में ये बनवा दिया था कि चलो ठीक है, अब से जब भी कोई इंसान मेरे इलाके में आएगा तो मेरा ये जो गेटवे है इसको पार करके जाएगा और चीज़ें कुछ इस हिसाब से वो याद रखेगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम अकबर है, गुजरात को मैंने जीता है, मैं बहुत अच्छा राजा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें लिख करके जो बुलंद दरवाज़ा है इसका जो निर्माण उन्होंने करवाया था। उसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने इबादत खाना का जो लॉन्च है वो किया था। इबादत खाना आप लोग जानते होंगे कि एक प्रेयर हाउस के तौर पे हम इसे जानते हैं। और प्रेयर हाउस कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशन होता हो। अब रिलीजियस डिस्कशन का एक मैं बेस्ट एग्जांपल देख देता हूँ कि जहाँ आपने माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी, जहाँ पे शाहरुख खान को गोली मार दिया गया था, तो वो लोग बैठ करके चीज़ें वहाँ डिस्कस ही कर रहे थे। तो चीज़ें उभर करके, नहीं गोली तो शायद बाद में मारा था, मुझे याद नहीं, लेकिन जिस जगह पर ये जो लड़ाई है वो होने की शुरू हुई थी, बहुत पुरानी मूवी है, अच्छी मूवी है, जिस वजह से मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। तो प्रेयर हॉल के तौर पे, प्रेयर हाउस के तौर पे हम चीज़ों को जानते हैं। इसी के साथ ही साथ अकबर ने क्या किया था, रेवेन्यू सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम किया था, जो कि कहते हैं कि आप लोगों ने टोडरमल का नाम सुना होगा। टोडरमल के ही साथ साथ रह करके चीज़ें इन्होंने आगे बढ़ाई थी। इन्होंने क्या किया था, रेवेन्यू पर सवाल आते हैं तो ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा। रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने लिमिटेड में 3 टाइप में बांट दिया था। जब्ती सिस्टम, ZABTISYSTEM, फिर उसके बाद गल्ला, GHALLA, BAKSHI, गल्ला बख्शी, उसके बाद नासक, NASAQ। ये 3 अलग अलग टाइप हैं। ये कभी कोई नहीं पूछे, हाँ ये मतलब ये मान करके चलिए कि मैं ये कह रहा था कि ये कभी कोई नहीं पूछेगा कि डिटेल में क्या है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो जब्ती सिस्टम के बारे में क्या कहा जाता है
कि जो भी लैंड पर मैंने बातें करा, रेवेन्यू पर बातें हो रही हैं, लैंड रेवेन्यू पर बातें हो रही हैं, तो ज़मीन का मेजरमेंट पर बातें होंगी ही होंगी। तो ज़ब्ती सिस्टम के बारे में जब भी मेजरमेंट होती हैं तो जो बीघाज के तौर पे हम मानते हैं, जो कि हम लोग बैम्बू से, बांस से उसको मेजरमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस सिस्टम में आया करती हैं। इस सिस्टम के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं कि एक मिनट, इसको अगले स्लाइड में करने दीजिए। जब्ती सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, कि जो ज़मीन का मेजरमेंट बीघा में करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, और बाय यूजिंग बैम्बूज, हम लोग बांस का यूज़ करके करते हैं। उसी के साथ ही साथ इसमें 4 तरह से जो लैंड है वो उभर करके आता है, जिनका नाम पोलज हुआ करता है, POLAJ, फिर उसके बाद पराती हुआ करता है, PARATI, उसी के साथ ही छाछर हुआ करता है, CHACHAR, और उसी के साथ एक बंजर जो ज़मीन है वो कॉन्सेप्ट उभर करके आता है। इसमें क्या कहते हैं, जो पुलज जो ज़मीन है हमारे सामने, हर साल ये जो कल्टीवेशन के तौर पे यूज़ होता है उसको हम कहते हैं। जो अगला हमारे सामने उभर करके आता है पराती, वो एक साल में, जैसे कह सकते हैं ये हर एक साल में इसका कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग एक साल अल्टरनेट करके इसका जो कल्टीवेशन है वो करेंगे। छाछर कहने का मतलब क्या है, ये जो लैंड होगा उसको हर 2 से 3 साल में एक बार कल्टीवेट करेंगे, और बंजर जो ज़मीन है उसका वैसे ही कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में कहते हैं कि चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। इसी सिस्टम में अकबर ने दहशाला सिस्टम का जो यूज़ है वो किया था। अब दहशाला सिस्टम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये 10 साल का एक एग्रीमेंट होता है, 10 ईयर एग्रीमेंट होता है टू कैलकुलेट द लैंड रेवेन्यू। मतलब ज़मीन को जो रेवेन्यू के तौर पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे वो हम लोग दहशाला सिस्टम में जानते हैं। इसी के साथ ही साथ फार्मर्स को जो भी चीज़ें मिलेंगी सैलरी के तौर पे, वो कैश भी मिल सकता है, वो लैंड भी मिल सकता है, वो उसके हिसाब से हैं, चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। उसी के साथ ही साथ बाकी जो 3 चीज़ें हमारे सामने, चाहे गल्ला बख्शी हो गया, नशक हो गया, इन पे उतना डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली जो ज़मीन है, चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। इनके टाइम में मनसबदारी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला था, जहाँ पे ज़ात आता है, जहाँ पे सवास आते हैं। अब ये लोग कौन हुआ करते हैं, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। ज़ात जो लोग हैं, ZATS, ये जाट नहीं है, याद रखिएगा, ये ज़ात अलग है। वो एक रैंक हुआ करता है जो कि ज़मीन पर हम बांटते हैं कि चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं कि ये रैंक एक मनसबदार के रैंक हुआ करते हैं, और ये हायरार्की में चीज़ें चलती हैं। मतलब आज अगर किसी के पापा राजा हैं या फिर उस ज़मीन के मालिक हैं तो कल उसके बेटे होंगे ही होंगे। तो मनसबदारी के जो एक रैंक हुआ करते हैं, ज़ात, वो लोग हुआ करते हैं। और एक चीज़ ये कहते हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए, ये जो ज़मीन है या फिर ये जो पोस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सोल्जर्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते थे। स्वार्स के बारे में बातें की जाती हैं, ये नंबर ऑफ़ हॉर्सेस के बारे में बातें की जाती हैं, टू मेंटेन बाय द मनसबदार्स। मनसबदार जो भी हुआ करते थे उनको ज़मीन पर भी चीज़ें देखनी है, सोल्जर्स पर भी बातें करनी है, उनको घोड़ों पर भी बातें करनी है। अब आगे बढ़ते हैं बैटल पर। तो अकबर के बैटल पर दोस्तों चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है दोस्तों, जो अकबर की हुई थी, वो कुछ इस हिसाब से हुई थी। कहते हैं कि अकबर की लड़ाई थी लेकिन उसमें अकबर उतरा भी नहीं था। तो अकबर की समझदारी कुछ इस हिसाब से कहती है दोस्तों, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हमारी मान सिंह जी के साथ लड़ाई हुई थी वर्सेस में कहिए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में कभी आप पढ़िएगा दोस्तों तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। चीज़ें इस हिसाब से, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा हुआ करते थे, और मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे, अकबर डर गया था एक टाइम पे, जिस वजह से इस लड़ाई में भी ये खुद नहीं उतरा था। इसको डर लग गया था महाराणा प्रताप से, लेकिन इसने जयसिंह को अपने पाले में रख करके इन दोनों के बीच ही लड़ाई लड़वाई और ये जीत गया था किसी रीज़न से। तो इस वजह से चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। और महाराणा प्रताप हारने के बाद में भी उसके घोड़े की जो कहानी है वो काफ़ी फेमस है कि उसको एक सेफ जगह ले जा करके ही वो घोड़ा जो है वो मरता है। उसके लड़ाई में शायद पैर वगैरह कट जाते हैं। ये सब सारी जो कहानी है, मतलब हिस्ट्री जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ना इज़ नॉट रिलेवेंट यार, मुझे खुद ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन
जो ओरिजिनल मज़ा है ना, वो यही सारी चीज़ें पढ़ने में है। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो मान सिंह के द्वारा, मान सिंह के साथ साथ महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, जो कि मेवाड़ के हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ आगे देखें तो एक राल्फ फिच का जिक्र किया गया है, RALPHFITCH। इसको शायद फिच मैन भी लिखते हैं, लेकिन मुझे आज तक कभी मिला नहीं है, तो इस वजह से मैं राल्फ फिच ही लिखूंगा। ये एक इंग्लिशमैन हुआ करते थे जो कि अकबर के कोर्ट में आए थे, और ये कहते हैं कि ये थोड़ा रिलीजियस काम से आया करते थे। तो राल्फ फिच, अगर फॉरेन अगर ट्रैवलर्स की बातें करूं तो जो इंग्लिशमैन हुआ करते थे वो राल्फ फिच उभर करके आए थे। उसके सामने अकबर ने क्या किया, दिन ए इलाही DIN-I-ILLA, और उसका जो दूसरा नाम है जिसको हम लोग TAUHID स्पेस -ILLAHI ताउत ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, या फिर दिल ए इलाही के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इसमें क्या होता था दोस्तों, एक बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है। मतलब कहने का क्या है, पूरे दुनिया में कोई किसी भी जाति का हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये सब हमारे भाई भाई हैं। इसी के साथ ही अकबर ने नया जो एक सूफ़ी टाइप है, मतलब सूफ़ी टाइप जो रिलीजन हुआ करता है, लोग बैठेंगे, गाने गाएंगे, कव्वाली गाएंगे, साथ में मतलब धार्मिक बातें करेंगे, उसका जो निर्माण है वो 1582 में उसने करवाया। उसी के साथ ही साथ इसका क्या देखा जाता था कि कोई भी रिचुअल नहीं था, कोई भी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी कि ये करना ही करना है, मन किया तो करो, ना मन किया तो छोड़ दो। इसी के साथ ही ये चीज़ें आई कि कोई भी किसी भी जाति का हो, इस चीज़ को ज्वाइन वो कभी भी कैसे भी कर सकता है। तो ये जो एक रिलीजन में जो फ्रीडम है दोस्तों, यही अकबर को इतना ऊपर उठा करके लेकर के जाता है। उसके बाद ही हम बातें करते हैं अकबर के जो 9 रत्न हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। 9 रत्न के बारे में बातें की जाए तो उसमें बीरबल हुआ करता था, लिखते जाइएगा, बीरबल हुआ करता था, टोडरमल हुआ करता था, तानसेन हुआ करता था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि राज दरबारी गाने गाते थे, जो कि कह सकते हैं काफ़ी फेमस जो सिंगर के तौर पे उभर करके आया था। और ये जो गाने हैं वो अकबर के ही फेवर में गाया करता था। फिर उसके बाद जो अगला 9 रत्न आते थे वो आपके महाराजा मान सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई करी थी। फिर उसके बाद अबू फजल का नाम बहुत ज़्यादा फेमस होगा दोस्तों, जिन्होंने आईने अकबरी को लिखा था। आईने अकबरी कहने का मतलब है अकबरनामा का जो राइटर हुआ करता था वो अबू फजल हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ अबू फजल ने क्या किया था, महाभारत जो हमारी ग्रंथ है उसको इन्होंने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। मे बी इसको सारा लैंग्वेज आता हो, तो पर्शियन से मतलब संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला जो इंसान हुआ करता था वो अबू फजल हुआ करता था। इसी और जो महाभारत है उसका नाम दिया गया था रज़म, RAZAMNAMAH, रज़म नमा के नाम से, या फिर रज़मना नामा के नाम से हम महाभारत को जानते हैं। इसी के बाद अगले 9 रत्न की बातें होती हैं दोस्तों, तो ये अब्दुल रहीम खान हुआ करते हैं, लिखते जाइएगा। अब ये कौन हुआ करते हैं दोस्तों, बैरम खान के बेटे हुआ करते हैं। ये हिंदी पोइट हुआ करते थे उस टाइम पे। उसी के साथ ही साथ हमारे सामने मुल्ला दो प्याजा के नाम से एक उभर करके आए थे, MULLADOPYAZA, मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट हमारे फ़कीर FAKIR अजियो AZIAO-DIND। वहाँ के जितने भी रिलीजियस एडवाइज़र हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे। तो एक बार मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अबू फजल। उसी के साथ आगे बढ़िएगा दोस्तों तो हमारे सामने जो चीज़ें उभर करके आई थी वो कुछ इस हिसाब से आई थी कि रहीम खान का नाम बताया मैंने आपको, फिर उसके बाद मुल्ला दो प्याजा का नाम बताया, और फिर फ़कीर अज़ियुद्दीन का नाम आप लोगों को बताया। और एक हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण अगर हिंदू प्रोस्पेक्टिव से देखें तो तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी। जो कहानी के तौर में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जो हुआ करते थे वो अकबर के ही टाइम से ही जाने जाते थे, और अकबर के टाइम में ही चीज़ें उभर करके आती हैं। कहते ये हैं कि जो हनुमान चालीसा का जो पार्ट है ये जेल में रह करके इन्होंने चीज़ों को लिखा था, कुछ इस हिसाब से
चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन कहानी के तौर पे याद रखते जाइएगा। और ये बस याद रखिएगा कि जो तुलसीदास हुआ करते थे वो अकबर के ही टाइम में हुआ करते थे। तो खैर इन सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं होगा तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों।